वेलकम बैक टू द चैनल फ्रेंड्स। आज की पॉडकास्ट है अदील अजहर के साथ। अदील अजहर को अगर आप नहीं जानते तो बेसिकली वो रेडियो जॉकी हैं और रिसेंटली उन्होंने एक अपनी लाइफ के अंदर एक जंप ली है। उसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था तो मैंने उनसे बात की। बेसिकली अदील को मैं वैसे तो जानता था बहुत पहले से, लेट से कोई 18 साल से 18-20 साल से मैं जानता हूँ उनको, लेकिन वो मुझे शायद नहीं जानते थे। मैं उनको डिफरेंट एस्पेक्ट से जानता था और सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो उनकी इंटरेक्शन का मेरे साथ जो था वो ये था कि हम सुबह जब जाते थे, जब पाकिस्तान में होते थे, जब हम सुबह जाते थे ऑफिस की तरफ, तो रेडियो पे उनका प्रोग्राम आता था सुबह के टाइम पर और वो आज तक प्रोग्राम आता है और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव, बहुत ही विटी किस्म का प्रोग्राम होता है वो। और पहले वो डिफरेंट और एंकर्स के साथ करते थे, अब वो डिफरेंट आरजे अब खुद इंडिपेंडेंटली कर रहे हैं, बीइंग एन आरजे। और मैं उनको अभी भी फॉलो करता हूँ, ट्विटर पे उनकी मैसिव फॉलोइंग है। उनके जो फॉलोअर बेस है वो बड़ा लॉयल किस्म का फॉलोअर बेस है। मैं उनको ट्विटर पे देखता हूँ, फेसबुक पे देखता हूँ, तो बड़ा एक एंगेजमेंट उनके साथ रहती है जो उनके फॉलोअर्स हैं। तो आईबीए से एमबीए किया हुआ है उन्होंने, बहुत अच्छा कॉर्पोरेट करियर भी था उनका जो उन्होंने अभी रिसेंटली छोड़ा, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा मैंने कहा कि उनसे बात की जाए और उनसे देखा जाए, उनसे बात करके ये पता किया जाए कि किस तरह से एक थॉट प्रोसेस होता है 9 टू 5 जॉब को छोड़कर अपनी पैशन को फॉलो करने का। लेकिन उसके लिए क्या-क्या स्टेप्स हैं जो आपको लेने पड़ते हैं बिफोर यू इवन थिंक अबाउट लीविंग योर जॉब, बिकॉज़ जॉब के अंदर बहुत सारे और पर्क्स आते हैं, बेनिफिट्स आते हैं और बहुत सारी फैमिली एसोसिएटेड होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उन्होंने 9 टू 5 जॉब कैसे छोड़ी और इसके अलावा पाकिस्तान के क्या हालात हैं, इन्वेस्टमेंट्स वो कैसे करते हैं, पर्सनल फाइनेंस पे उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि मेरा चैनल आपको पता है पर्सनल फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से है, लेकिन मैं क्योंकि यूएई में रहता हूँ, तो बहुत सारे लोग मुझसे जो बात करते हैं पाकिस्तान के एस्पेक्ट से, तो वो शायद मुझे लगता है कि शायद वो मुझसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे। लेकिन अदील क्योंकि वहीं रहते हैं पाकिस्तान में और शुरू से वहीं पर रहे हैं और बहुत अच्छा उन्होंने परफ़ॉर्म भी किया है, एज़ आई सेड कि अगर कोई अपनी जॉब छोड़ता है और बीइंग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट काम करता है, अपने पैशन को फ़ॉलो करता है, तो उससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता और उन्होंने उसको किया है, उन्होंने उसको सीरियसली इम्प्लीमेंट किया है। मैंने इस पॉडकास्ट को बहुत एन्जॉय किया है। विदाउट फर्दर डू, लेट्स बिगिन। बिफोर अदील मेरे साथ हैं। अदील को मैं बहुत पहले से खुद तो जानता हूँ। अदील मुझे अभी रिसेंटली हमारी थोड़ी-सी इंटरेक्शन यूट्यूब पे हुई है, तो वो भी थोड़ा-सा मुझे जाने। लेकिन मैं जब ऑफ़िस जाता था बैक इन 2006-7, जब हम इनका रेडियो प्रोग्राम सुनते थे, इत्तेफ़ाक से अदील को मुझे आई डोंट नो, पहले पता नहीं था शायद कि जिस ऑफ़िस में अदील का रेडियो स्टेशन था, उसी ऑफ़िस के अंदर, उसी टावर के अंदर बेसिकली हमारा ऑफ़िस था। तो अदील के बारे में आई होप कि बहुत सारे लोगों को पता हो, लेकिन क्योंकि मेरी बहुत सारी ऑडियंस पाकिस्तान से बाहर भी है, तो शायद इतना पैरेलल उस तरह से नहीं हो। तो मैं थोड़ा-सा बता दूँ, अदील जो है रेडियो जॉकी हैं पाकिस्तान में और इसके अलावा कॉर्पोरेट करियर है बहुत ज़बरदस्त किस्म का। आज हम इस बारे में बात करेंगे। तो अदील, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम वली, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच यार फॉर कंसीडरिंग मी वर्दी इनफ फॉर अ टॉक। सो नहीं, या नहीं, नहीं यार, प्लेजर बीइंग हियर। नो, नो मैन, आपकी आवाज़ सुनकर हमारे ऑफ़िस का रास्ता गुज़रा होता था। मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि बचपन से सुन रहे हैं, क्योंकि हम लोग सेम, ऑलमोस्ट सेम बैच, ऑलमोस्ट क्या सेम ही बैच के हैं। तो 100%। इसलिए अब इसलिए मैं वैसे ढलती ढलती उम्र के साथ वली मैं इस कमेंट से इतना यूज्ड टू हो गया हूँ कि बचपन से आपको सुन रहा है बिकॉज़ बिकॉज़ यार आई हैव बीन डूइंग रेडियो फॉर 18 इयर्स नाउ। सो उस वक़्त अगर कोई 6-7 साल का बच्चा मेरा प्रोग्राम सुनता होगा तो आज उनके अपने बच्चे हो गए हैं जो अब रेडियो सुनने की एज पे आ गए हैं। सो और आई मीन मैं इस ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं इस कमेंट पे सिर्फ अल्लाह का शुक्र करता हूँ कि यार लॉन्जेविटी किसी भी चीज़ में, especially if it's a side gig that you are doing and continuing for 18 years, it's a big blessing of God. अल्लाह का शुक्र है बहुत। अल्लाह का शुक्र है। नहीं, नहीं, बहुत ज़बरदस्त। और आपका काम ऑफ़ कोर्स, और बहुत मज़ा आता है। लोग, मैं देखता हूँ आपका ट्विटर पे या लेट्स से आपके जो और फ़ेसबुक पेजेज़ हैं, उसपे लॉयल फ़ॉलोइंग है आपकी पूरे हुँ। पाकिस्तान में। मतलब हैरत है, सिर्फ़ कराची में नहीं। या हालाँकि आप बात उस तरह की भी कर रहे हाँ। होते हैं थोड़ा-सा, लेकिन लाहौर जाते हैं, पेशावर जाते हैं, वहाँ पर भी आपको उसी तरह की जो है ना फ़ॉलोइंग मिलती है। या आई मीन अल्लाह हैज़ बीन वेरी काइंड। मुझे याद है कि जब मैं जिस जिस स्टेशन में जिसका आप ज़िक्र कर रहे हैं, जहाँ की बिल्डिंग अपना कराची 107 जिसकी बिल्डिंग में टेक्नोलॉजी पार्क मेरे ख़्याल से उस बिल्डिंग का नाम था यस, शायरा यस, फैसल पे। यस, सो जब मुझे वहाँ से ये जब उन्होंने लाहौर एक्वायर किया था एंड दे वर ओपनिंग अपना लाहौर 107, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा ये एक एक डिलेमा आया था कि क्या हम अदील को लाहौर में भी इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं या नहीं, बिकॉज़ अदील इज़ अ वेरी कराचीआइट प्रोडक्ट। यस, आई मीन ही इज़ अ वेरी प्रो उर्दू स्पीकिंग, वेरी प्रो कराची। वो जो कराची यस, का एक रेबेलियस एटीट्यूड होता है कि द होल नेशन इज़ अगेंस्ट अस। यस, बट कुछ लोग हैं जिनका बड़ा मैं हमेशा ज़िक्र करता हूँ। there's a very famous politician now, Mohammed Zubair Saab, who was the former governor of Sindh as well.
सो ये उन लोगों में से थे कि जिन्होंने, ही वाज वन ऑफ द पार्टनर्स ऑफ अपना कराची 107, अच्छा, और ये उन अच्छा, लोगों अच्छा। में से थे जिन्होंने ये कॉल ली। उन्होंने कहा नहीं, Adil is a smart fellow. He told me that later on when I was quitting. He said, "Adil, तुम्हें पता है कि हम तुम्हारे बारे में ये सोचते थे, बट मैंने उस वक्त ये बोला कि नहीं, अदील को जाने दो लाहौर में। उसको पता है कि उसको अपनी लाइन कहाँ ड्रॉ करनी है, और अगर वो अब नहीं सीखेगा तो कब सीखेगा?" तो अल्लाह का हुँ, बड़ा शुक्र है यार, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, सियालकोट, भावलपुर, और आपको पता है कि पंजाब में जब आप किसी एक बड़े शहर पे फोकस कर रहे होते हैं तो देयर आर टू मेनी सैटेलाइट सिटीज। कराची तो एक अलग थलग सा शहर बना हुआ है, एक हब साथ में हुँ, चिपका हुआ है बलूचिस्तान में। लेकिन अगर हुँ, आप लाहौर की बात करते हैं तो फिर उसके आसपास काफी सारे शहर, भावलपुर के आसपास लोधरा, साथ ही उसका सिस्टर सिटी है, काफी सारी और जगहें, सियालकोट के आसपास डस्का आ जाता है, और भी हाँ, बहुत सारे समड़ियाल एंड ऑल। सो अल्लाह का यस। शुक्र है, ऑल अक्रॉस पाकिस्तान द लिसनरशिप इज देयर, एंड आई लव इट यार, बहुत मजा आता है इस चीज में। चलें यार अदील थोड़ा-सा एक्सप्लेन करें शुरू से लेकर मतलब लेट्स से आपकी स्कूलिंग देन कॉलेज, यूनिवर्सिटी एंड देन कॉर्पोरेट करियर एंड देन उसके साथ-साथ ये साइड हसल क्योंकि हम बहुत सारे टॉपिक्स पे आज बात करेंगे स्पेशली जो मेरा अपना कोर जी। नीश है इस चैनल की कि पर्सनल फाइनेंस और लेट्स से अपना अपने आप को सेल्फ इंडिपेंडेंस करना, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस करना। तो अगर स्टार्ट करें फ्रॉम योर जर्नी ऑफ स्कूलिंग एंड देन टुवर्ड्स योर यूनिवर्सिटी एंड देन कॉर्पोरेट करियर। सो यार, आई मेरी पैदाइश कराची की है। 1980 वाज द ईयर व्हेन आई वाज बोर्न, और कराची के अलावा नॉर्थ नाज़िमाबाद में ही मेरी पैदाइश हुई है। मैं अपने आप को आज तक दिल से नॉर्थ नाज़िमाबादी ही समझता हूँ। एल ब्लॉक हमारा हुआ करता था। बचपन के जिंदगी के इब्तदाई 21 साल जो है, यानी कह सकते हैं आधी जिंदगी, आधी से अब तो खैर कुछ कम जिंदगी वो हाँ, हो गई है, हाँ, हाँ। वो वहीं पर ही गुजारी थी। और मैं जो पहले कुछ छोटे-छोटे स्कूलों से होता हुआ, फिर मेट्रोपॉलिटन एकेडमी एक स्कूल है, वो हमारे खालू मरहूम उनका स्कूल था, वहाँ पे क्लास 5 तक पढ़ा। बट उसके बाद आई मूव टू हमदर्द पब्लिक स्कूल, जो कि हमदर्द फाउंडेशन हकीम मोहम्मद सईद साहब का स्कूल था, और वहाँ से मैंने मैट्रिक किया। और मैं बड़े फ़ख्र से आज भी ये बात बोलता हूँ कि आई वाज़ इन द फर्स्ट बैच, जो पहला उनका मैट्रिक का बैच निकला था, मैं हमदर्द पब्लिक स्कूल का हिस्सा था। उसके बाद फिर आदम जी साइंस कॉलेज चले गए। अच्छा, कॉलेज तो उस ज़माने, मुझे नहीं पता अब सिचुएशन कोई बदली है या नहीं, लेकिन उस ज़माने में कॉलेज होना ना होना बराबर ही होता था, बिकॉज़ मैं हम भी उस टाइम जानने पर वाले तो अच्छा थे नहीं। हम लोग मिले नहीं लेकिन मैं भी आदम जी का था और हाँ, उसी बैच का था। देख लीजिए आप, मैं नहीं हाँ, जानता हूँ, तो इतने बच्चे हुआ करते थे। हाँ, आप हाँ, एक स्कूल से आते हो जिसका टोटल बैच हमारा कोई शायद 40-50 बच्चों का हो। अब वहां पे हाँ, तो एक क्लास में 150 बच्चे बैठे हुए होते रहे, तो उसमें क्या। एग्ज़ैक्टली हाँ, एनसीसी में कुछ दोस्त जरूर बन गए थे, एनसीसी में एक दो दोस्त बन गए थे जिनसे आज तक कभी तो कुछ कुछ मिस्टर में पार्क आइडिया आ गए थे, तो उनमें से हाँ, के साथ। हाँ, हाँ, नेशनल पार्क में एनसीसी होती थी। फिर हाँ। यार इंटरमीडिएट करने के बाद इंटर में रिजल्ट बड़ा खराब आया, और अच्छा, बड़ी डिसअपॉइंटमेंट। हाँ, मैं बड़ा कहना चाहिए ना, बिल्कुल बॉर्डर लाइन लटका हुआ ए आया था मेरा। अच्छा, और अच्छा। जबकि मेरा हाँ, मेरा मेरा फर्स्ट ईयर में आई गॉट 80%, इट वाज एन A1, और मेरी अपनी एक्सपेक्टेशन से अच्छा आ गया था। लेकिन हुँ, सेकंड ईयर में मैं बहुत चल हो गया था, फिर इंटरनेट नया-नया आ गया था, तो मेरी तवज्जो पूरी इंटरनेट पे लग गई थी। अच्छा। और हमारे घर में कोई पढ़ाई के ऊपर, बिकॉज़ मुझ पे बड़ा कॉन्फिडेंस था मेरे पेरेंट्स को ना, कि यार अदील विल टेक केयर ऑफ हिज ओन सेल्फ एंड ऑल। दोनों बहनें मेरी ज़रा पढ़ाई में थोड़ी इतनी अच्छी नहीं थी। मैं आई वाज़ ओके, आई वाज़ अबव एवरेज, तो उनको अब्बू को ना हुँ, इतनी परवाह नहीं थी, तो लेकिन मैं काफ़ी काफ़ी चिल हो गया था। यानी मुझे याद है, ट्रस्ट मी, मुझे आज तक वन ऑफ द नाइटमेयर्स दैट आई गेट इज़ दैट कि मैं टाइम मशीन में अपने इंटर में पहुँच गया हूँ। मेरे ख्वाब में ये आता है कि मुझे फिज़िक्स का पेपर देना है। आई डोंट नो एनीथिंग ओह! अबाउट द पेपर ऑन द मॉर्निंग ऑफ द पेपर। ये मुझे आज भी ये ख्वाब आता है। मैंने पता नहीं इंटर में अपना बहुत वक़्त ज़ाया किया। सो दैट रिफ्लेक्टेड इन माय रिजल्ट एज़ वेल। ऑलमोस्ट 60% के करीब कोई आई। बॉर्डर लाइन मेरा ए आया था। फिर यार इंजीनियर बनने का शौक था। गुलाम इसाक खान जीआई के इंस्टीट्यूट उस ज़माने में बड़ा टॉप इंस्टीट्यूट हुआ करता था। आई एम श्योर आज भी अच्छा ही होता होगा। वहाँ का मैंने टेस्ट दिया एंड आई फेल्ड दैट टेस्ट। बड़ी तैयारी करके टेस्ट दिया था, और दैट वाज़ द फर्स्ट फेलियर ऑफ माय लाइफ एक्चुअली। तो वो बड़ा हिट किया था जाके ना दिल में, बिल्कुल ऐसा लग रहा है दुनिया तबाह हो गई, बिल्कुल बर्बाद हो हुँ, गए। हुँ, लेकिन फिर उसके बाद सोचा क्या किया जाए, फिर सोचा अमेरिका चले जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जब आई एम सॉरी टू से, आई एम सॉरी, मेरे खानदान वाले मेरी ये बात काफ़ी नाराज़ होते हैं। मैं उनको अक्सर ये बोलता हूँ, जो लोग पाकिस्तान में फेल हो जाते हैं, वो अच्छी ज़िंदगियाँ बाहर बना लेते हैं। क्योंकि जो बंदा पाकिस्तान में कामयाब हो जाता है ना, उसको बाहर जाने की इतनी ज़रूरत नहीं होती है, बादशाहों का मुल्क है यार रहने का। एंड आई हाँ, थिंक एवरीबॉडी एग्रीज विद दैट। यस, हाँ, लाइफ़स्टाइल इंप्रूव हो जाते हैं, सिक्योरिटी है एंड ऑल, अच्छी सिक्योरिटी चाहिए, इस्लामाबाद मूव हो जाओ। बट अगर आपका हुँ, पाकिस्तान में एक बेहतरीन करियर है, यू डोंट नीड टू मूव। वहाँ घूमने फिरने जाओ, वहाँ की सी द गुड साइड ऑफ दैट कंट्री।
लेकिन कनाडा में -34 में स्नो शोवल करना एंड ऑल, यार मैं आई वाज नॉट दैट टाइप ऑनेस्टली स्पीकिंग। लेकिन क्या हुआ कि जब जीआईके का धक्का पड़ा तो हमने कहा यार चलो अमेरिका जाते हैं। तो टोफिल और सैट की तैयारी की, नंबर शंबर भी अच्छे आ गए, उसमें इतने बुरे रिजल्ट नहीं आए। तो यूनिवर्सिटियों के फॉर्म वॉर्म भरना और I-20 वो वीजा हुआ करता था, वो निकलवाना एंड ऑल। अच्छा उस दौरान जो है ना वो बीए का टेस्ट भी आ रहा था, तो मैंने कहा यार चलो ऐसा करते हैं कि मैं और मेरा दोस्त जिसका आपने जिक्र भी किया था, इमरान खान, जो यूके में यस, आपके साथ होते थे, तो यस। मैंने और इमरान ने साथ आईबीए की तैयारी की थी, शायद एक हफ्ता बैठ के। हमने कहा यार अच्छा। इमरान तैयारी करते हैं। और तारिक इम्तियाज हमारा एक बड़ा ज़हीन दोस्त हुआ करता था, अभी भी है, अब ओमान में होता है वो। उससे हमने, वो अन्नू क्या पढ़ता था, हम नहीं पढ़ते थे, कि हम तो इंजीनियरिंग में जाने थे। तारिक वो समझदार ज़हीन बच्चा, हाफिजुल कुरान माशाल्लाह, पोजीशन होल्डर कोर्ट में भी। उसका क्लियर था, इंटर में ही क्लियर था मुझे क्या करना है। हम लोग थे कि यार ये भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे, फलाना। उसने अनीस हुसैन के नोट्स हमें दे दिए, वो हमने पढ़ने शुरू किया, तो अंदाजा ही हुआ यार ये तो सेट से बहुत मिलता-जुलता है, कि जो इनका पैटर्न है एग्ज़ाम का। सेट हुँ। हमने रिसेंटली दिया था, तो हुँ, हुँ, थोड़ा हुँ। कॉन्फिडेंस भी आ गया था। लेकिन खैर एनीवे वो आईबीए के टेस्ट में बैठे और जैसे-तैसे लटकते हुए, कुछ करते हुए आईबीए का टेस्ट क्लियर हो गया। वो जब टेस्ट का रिज़ल्ट रिस्पॉन्स आया तो मैं तो हैरान रह गया, मेरे खानदान में मुबारकबादें हो रही हैं, माशाल्लाह लड़के ने आईबीए का टेस्ट क्लियर कर लिया। मुझे भी नहीं पता था दिस वाज़ समथिंग सो बिग। सो हमने सोचा कि यार ऐसा करते हैं कि लेट्स गिव आईबीए अ ट्राई, बिज़नेस स्टडीज़ पढ़ लेते हैं। उस ज़माने में मुझे याद है, मैं अभी अपने रिसेंटली शो में भी ये डिस्कस कर रहा था कि मैं एक एक कहना चाहिए तज़ब्ज़ुब का शिकार था कि यार मुझे तो इंजीनियर बनना था। ये मैं क्या हाँ, अकाउंटिंग और इकोनॉमिक्स और ये पढ़ने जा रहा हूँ। हाँ। सो मुझे याद है मैंने एक मूवी देखी थी, वूपी गोल्डबर्ग की एक फ़िल्म आई थी और उसका नाम था द एसोसिएट। अच्छा। और मैंने जब वो फ़िल्म देखी, मैंने कहा यार मुझे तो यही करना है। वो दैट मूवी वाज़ अबाउट स्टॉक मार्केट एंड अबाउट बिज़नेस एंड ऑल। मैंने कहा यार ये दिस इज़ द लाइफ़, ये क्या मैं इंटरनेट पे बैठ कंप्यूटर पे बैठ के मैं कोडिंग कर रहा हूँ, ये काम करूँगा। हुँ। सो वो बस फ़िल्म ने दैट मूवी, पता नहीं वो अल्लाह मियाँ ने दिखाई थी मुझे क्या हुआ था। तो फिर हम आईबीए पहुँच गए किसी न किसी तरह। और फिर आईबीए के बाद व्हेन आई ग्रेजुएटेड उसके बाद मैं बैंकिंग में आ गया। ऑनेस्टली स्पीकिंग जो 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 ज़हन में नौकरियों का ख़्याल था वो नौकरी एक भी नहीं मिल पाई। पहली नौकरी यूनियन बैंक, एक ज़माने में बैंक होता था, सो वहाँ यू पे वर नौकरी थिंकिंग मिली अबाउट गोइंग टुवर्ड्स मार्केटिंग लाइक पीएनजी और यूनिलीवर इस तरह का एब्सोल्युटली, सोचा हुआ था? सही। एब्सोल्युटली। हुँ। देखो यार वली मेरा जो आईबीए के साथ एक बहुत बड़ा गिला रहा ना, और ये जब मैं आईबीए से निकल कर आया तो फिर जब मैं मार्केट में आया ना, मैं इस पे थोड़ी देर में आगे चल के आऊंगा कि व्हाई आई एम investing a lot of my time towards mentoring these days, mentoring kids, mentoring youth of age 20 21, because इन बेचारों को पता ही नहीं है कि जिंदगी में उनके साथ होने क्या वाला है। तो हम जो आईबीए में पढ़ते हैं ना, स्पेशली जब आप मार्केटिंग पढ़ते हैं आईबीए में, तो आपको ऐसा लगता है कि दे क्रिएट यू ब्रांड मैनेजर्स फॉर एफएमसीजी प्रोडक्ट्स। हुँ। आपको बैंकिंग के बारे में कुछ नहीं पता होता, यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट फार्मास्यूटिकल, यू नो। आपको जो प्रोडक्ट मैनेजमेंट पढ़ाई जाती है या ब्रांड मैनेजमेंट पढ़ाई जाती है, वो सिर्फ और सिर्फ आपको पैम्पर्स बेचने हैं, आपको वॉल्स आइसक्रीम बेचनी है, आपको सर्फ एक्सेल बेचना है, ये करना है। आपको अगर इन तीन कंपनियों में से कहीं नौकरी नहीं मिलती, पीएनजी, लीवर, यूनिलीवर एंड रैकेट बेंकीजर, आपको ऐसा लगता है दैट यू आर डेड। मैं उसी उससे गुजरा, यानी फॉर ऑलमोस्ट फर्स्ट 15 इयर्स ऑफ माय करियर मेरा एक ही रिग्रेट रहा सबसे बड़ा, कि मैं पीएनजी में नहीं आ पाया, बिकॉज़ आई वेंट टू द वेरी लास्ट इंटरव्यू देयर, और आखिरी इंटरव्यू में जाके आई कुड नॉट क्लियर दैट इंटरव्यू एंड इट वाज़ डेवास्टेटिंग फीलिंग यार, मेरे लिए बिल्कुल तबाहकुन वो चीज़ थी। मुझे लग रहा था कि वाक़ई यार आई एम अ फेल्ड ह्यूमन, मैं तबाह हो गया, मैंने ज़िंदगी बिल्कुल। हुँ, अच्छा मैंने ये हुँ। शायद ज़िक्र नहीं किया था, मेरे वालिद साहब का इंतकाल मेरा आईबीए के पहले सेमेस्टर के बाद ही वालिद खत्म ओह! हुआ था, दूसरा सेमेस्टर शुरू हुआ था, अब्बू का इंतकाल हो गया था। तो अच्छा। उसका मतलब ये था कि यार अब अल्लाह का शुक्र है, वैसे अब्बू की प्रोविडेंट फंड, अब्बू पीआईए में हुआ करते थे। We still get the benefits. Ammi still gets the benefits. She gets the ticket, she gets the medical and everything. I don't. लेकिन उस वक़्त फिर अंदाज़ा ये हुआ कि यार अब जो करना है वो खुद करना है। अब अब्बू जो है ना, वो साथ नहीं होंगे। सो अब अमेरिका हुँ। जाना है या कुछ करना है, जो भी करना है वो हमें अब खुद करना पड़ेगा। तो वो बहरहाल फिर नौकरी पे लग गए आके, कोई एफएमसीजी में नौकरी नहीं मिली। जो नौकरी मिली वो बैंक में मिली, यूनियन बैंक में। बस वहाँ से फिर बैंकिंग में घुस गया। और फिर बैंकिंग में एक बार आप घुस जाए तो निकलना बड़ा मुश्किल होता है। फिर आपको, मैंने 1 डेढ़ साल बाद बड़ी कोशिश भी की किसी तरह अपने आप को इस बैंकिंग से निकाल के कहीं एफएमसीजी में चला जाऊँ, कहीं चला जाऊँ, बट आई डिड नॉट इवन गेट अ सिंगल कॉल फ्रॉम एनीवेयर। तो वी डिसाइडेड कि यार बस अब जहाँ किस्मत ले जा रही है उसको ले जाने दो। हुँ। तो बस वो यही हुआ कि यूनियन बैंक, उसके बाद यूबीएल, फिर उसके बाद दुबई इस्लामिक बैंक। जब पाकिस्तान आया था, आई वाज़ अ पार्ट ऑफ द लॉन्च टीम देयर, इस्लामिक बैंकिंग सीखी। थोड़ा-सा टाइम सिल्क बैंक में गुज़ारा। सिल्क बैंक के बाद आई मूव टू टीसीएस प्राइवेट लिमिटेड, बिकॉज़ हमारे जो बॉस हैं, हमारे मेंटर जो थे मेरे, ही जॉइन्ड टीसीएस एज़ द सीईओ देयर।
तो वहाँ पे कुछ बड़े मज़ेदार टीसीएस में 7 साल में रहा, बहुत मज़ेदार काम किए। आखिरी 1.5 साल was particularly boring, and I think that boredom was one of the reasons that I decided to call it a quits as far as the full-time job is concerned. और बस सो पिछले साल जनवरी में आके one fine morning, cold morning, 31st of January 2022, I resigned from my job. और that was my last full-time job till now. पिछले 1 साल से just doing random stuff, freelance, media specific. So I think that's the background. नहीं, आई वाज़ रियली अमेज़्ड एंड हैप्पी टू सी योर ट्विटर पोस्ट। मैंने उसको अपने काफ़ी दोस्तों में शेयर भी किया था और मैंने कहा था कि जिसमें आप आई थिंक यू वर टेलिंग अ लॉट ऑफ पीपल अराउंड यू दैट भाई अपना कुछ सोचो, ये ऐसा नहीं है कि ये इस तरह हाँ, चलता रहेगा, आपकी 9 टू 5 जॉब इसी तरह से चलती रहेगी, कभी भी कुछ भी हो सकता है। कोविड में हमने देखा है कि क्या या हुआ है लोगों के साथ, किस तरह जॉब लूज़ हुई एब्सोल्यूटली, हैं। तो वो बड़ा इंस्पायरिंग था। आई डोंट नो इफ यू नो, बट मैंने बहुत सारे लोगों को बताया कि भाई ये सोचो इसके बारे में कि ऐसा नहीं है कि 9 टू 5 जॉब, अगर आप बिल्कुल। बाहर हैं, आप पाकिस्तान में हैं, कहीं भी हैं, कोविड आपने आपके सामने एग्ज़ाम्पल है, कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। तो टॉकिंग ऑन द सेम लाइन्स, ये रेडियो वाला करियर कहाँ पर स्टार्ट हुआ था? कैसे साइड हसल्स कौन-कौन सी रही हैं इस पूरे टाइम में या कॉर्पोरेट करियर के अंदर? क्योंकि हम लोग भी कॉर्पोरेट करियर में हैं, लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जो 9 टू 5 के अलावा सोचते ही नहीं है आउटसाइड देयर दिस 9 टू 5 बिल्कुल जॉब। ऐसे ही। तो वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था? रेडियो कहाँ से स्टार्ट हुआ था? मीडिया कहाँ से आया था बीच में? तो ये सारी चीज़ें कहाँ से आई थी? अच्छा देखो, हाँ, वही मैं इसका बैकग्राउंड आपको देता हूँ। मेरा जो अ, हर इंसान की जो मैं बच्चों से आजकल बात कर रहा होता हूँ, बल्कि बच्चों क्या, मैं तो आजकल जब कॉर्पोरेट टॉक्स भी कर रहा होता हूँ, उसमें मैं लोगों को एक चीज़ पे लोगों को बता ये रहा होता हूँ कि यार व्हाट इज़ योर यूएसपी? आई मीन हम यूएसपी, यूनिक सेलिंग प्रोपोज़िशन, प्रोडक्ट्स की यूनिक सेलिंग प्रोपोज़िशन की बात करते हैं। बट यू एज़ अ ह्यूमन बीइंग, क्या हमने कभी बैठ के कोई एक पेपर पे अपना स्वॉट एनालिसिस बनाया है? क्या हुँ, हमने कभी पेपर पे बैठ के अपना एक यूएसपी स्टेटमेंट लिखी है कि यार अदील अजहर या वली खान, बेस्ट थिंग दैट सेट्स हिम अपार्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द क्राउड इज दीज थ्री फैक्टर्स। सो हुँ, मेरे लिए जो बचपन से मुझे अपनी एक बात क्लियर हो रही थी वो ये थी कि यार देयर आर टू थिंग्स इन मी व्हिच थिंक मुझे उसका एक एडवांटेज था जिंदगी में। एक तो ये था कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स और परहैप्स स्लाइटली बेटर द रेस्ट ऑफ द पीपल। क्लास में हुँ, कोई प्रेजेंटेशन करनी हो, कुछ करनी हो, सो आई वाज द फर्स्ट चॉइस कि आए स्कूल में कोई प्रोग्राम होस्ट करना हो, देन आई वाज इन हमदर्द पब्लिक स्कूल। और हमदर्द में आपको पता है कि हमदर्द फाउंडेशन ने कितने प्रोग्राम्स, बज़्म हमदर्द, नौनिहाल, हेल्थ कॉन्फ्रेंस, पता नहीं क्या-क्या इवेंट्स हुआ करते थे। सो आई वाज द गो टू गाय इन माय स्कूल कि यार जो भी प्रोग्राम होस्ट करवाना है, अदील अज़हर विल बी दैट गाय, विल बी दैट बॉय, बिकॉज़ आई वाज वेरी यंग देन। तो बचपन से ही ना ये काफ़ी बोलने-वोलने का शौक बहुत ज़्यादा था। मैं बल्कि व्हेन आई वाज 9 इयर्स ओल्ड आई होस्टेड अ टीवी प्रोग्राम एज़ वेल, ये दुनिया मेरी है, अच्छा। 1989 और 1990 में। सो वो हुँ, बड़ा आपका ना कॉन्फिडेंस वो चीज़ें बिल्ड बिल्कुल, करती हैं। अदरवाइज़ बिल्कुल। आई वाज़ अ वेरी इंट्रोवर्ट गाय। मैं शायद अभी भी अपने आप को कुछ हद तक मैंने अपना इंट्रोवर्ट जो नेचर है उसको काफ़ी कंट्रोल किया है। आई एम अ वेरी एक्सट्रोवर्ट। आई थिंक आई एम स्लाइटली एक्सट्रोवर्ट नाउ। बट बचपन में मैं बहुत इंट्रोवर्ट था। मुझे नहीं पसंद था लोगों में बैठना-वैठना नहीं। सो कोई एक मखसूस सिनेरियो होता था उसमें आई यूज्ड टू स्पीक आउट, जैसे इंट्रोवर्ट हुँ, टिपिकली होते हैं। लेकिन ये था कि हाँ, मे बी आई कुड एक्सप्रेस माय ओपिनियंस, आई कुड गिव वर्ड्स टू माय थॉट्स। दूसरा जो मेरा यूएसपी का पार्ट था, दैट वाज़ द नॉलेज, इन्फॉर्मेशन। थैंक्स टू माय लेट फादर, एक तो हम बचपन से घूमे बहुत हैं। आप ऊपीआईए में हुआ करते थे, तो हम बहुत घूमे हैं बचपन से। आप जब दुनिया देखते हैं छोटी-सी उम्र से, आपका पर्सपेक्टिव बहुत डिफरेंट होता है। ये तो अब इंटरनेशनल ट्रैवल अब बड़ा कॉमन हो गया है। 90s में इट यूज्ड टू बी अ रेयरिटी। आई मीन वो कोई बाहर जाता था, कोई दुबई जाता था तो आप कहते थे वाह यार इसकी तो छक्का लग गया, दुबई घूम कर आया है यार ये बंदा। जबकि दुबई इतना अच्छा होता भी नहीं था उस वक़्त, लेकिन वो उस हुँ, वक़्त वही एक हुँ, जन्नत लगता था यार, दुबई, हुँ, शारजाह, वाह क्या बात है। वो टेप हुँ, रिकॉर्डर लोग लेकर आ रहे होते थे, टिपिकल सीन हुँ, कराची के एयरपोर्ट में आपको नज़र आया करता था। सो so I had two USPs. One was the communication skill, the other was the knowledge. और आप ये देख सकते हैं कि रेडियो जो मैं कर रहा हूँ, आई एम लेवरेजिंग ऑन दीज टू थिंग्स कि मेरा शो इज अबाउट इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज। एंड आई थिंक द वे पीपल जो मुझे फीडबैक देते हैं कि यार तुम बड़ी कॉम्प्लिकेटेड बात को बड़े आसान अल्फाज में समझा देते हो, थैंक यू सो मच जो लोग ये समझते हैं। सो हुआ ये था कि 2004 के आखिर की बात है ये, और मैं उस वक्त यूनियन बैंक में काम करता था, एंड वी आर अबाउट टू लॉन्च अ प्रोडक्ट। वहां पे हम एक क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने वाले थे, एंड आई वाज द ब्रांड मैनेजर फॉर दैट प्रोडक्ट।
तो मुझे उसका रेडियो ऐड बनाना था। उस वक़्त सिर्फ 3 रेडियो चैनल्स पाकिस्तान में हुआ करते थे। तो अपना कराची 107 वाज़ वन ऑफ दोज़ रेडियो चैनल्स। और अपना कराची 107 की ख़ास बात ये थी, वो ये कहते थे कि यार आपको अगर अपना रेडियो ऐड बनाना है, देन वी विल हेल्प यू इन रिकॉर्डिंग योर ऐड एज़ वेल। सो वी विल प्रोवाइड यू विद द वॉइस ओवर आर्टिस्ट। आप हमें स्क्रिप्ट बनाकर दे दें, यू यू अप्रूव द स्क्रिप्ट, आप हमारे पास चलाएँ और हम आपको एक फ्री में एफओसी सर्विस देंगे, वो ये कि वी विल रिकॉर्ड द ऐड फॉर यू। सो मेरे पास हमने वी अवे हमारी एजेंसी ने हमें बताया, हमने कहा ओके लेट्स गो फॉर इट। हमने पूरा उनको जो है ना स्क्रिप्ट बना के अपना दे दिया। हमने कहा जी दिस इज द स्क्रिप्ट एंड दिस इज आवर यूएसपी एंड दिस इज द प्रोडक्ट फीचर्स। हमें ये 4 चीज़ों को रेडियो एड्स में जो है ना वो हाइलाइट करना है। सो मेरे पास जब पहला एड रिकॉर्ड होकर आया तो वो मुझे अच्छा नहीं लगा एंड आई वाज़ लाइक यार ये तो दे हैवंट इवन कैप्चर्ड व्हाट आई वांटेड टू से। तो हुँ। मैंने कहा, फिर मैंने मालूम किया, मैंने कहा अब क्या करना है। तो पता चला जी आप ऐसा करें, ऑफिस के बाद जो है ना घर जाते हुए मेहदी साहब होते हैं, वहाँ सीईओ होते हैं अपना कराची, उनसे मिल लें। तो मेरे लिए देखें वो अल्लाह ताला ने एक मीटिंग सेट करवाई और वो मीटिंग मेरे लिए बड़ी लाइफ चेंजिंग साबित हुई। मेहदी साहब से जब मैं मिला तो उनको कुछ लगा कि यार इस नौजवान में कुछ है। और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि यार तुम ऐसा करो कि अपनी आवाज में ये रिकॉर्ड करा के मुझे दे दो। तो मैंने अपनी आवाज में वो रिकॉर्ड कर दिया और दे कन्वर्टेड दैट इनटू एन एड। उन्होंने कहा यार, जब मेरे पास आई तो मैंने कहा यार ये आवाज सुनी सुनी लग रही है। मतलब तो मेरी आवाज है ये। तो वो अच्छा। हुआ ये कि वो फिर मैंने अपने बॉस को सुनाई। तो उन्होंने कहा यार वो बहुत खराब वॉइस ओवर है, किसकी है ये? मैंने कहा बॉस मेरी है। कह रहे हैं, यार तुम अपनी आवाज में रिकॉर्ड करवा के आ गए। मैंने कहा बॉस मैंने नहीं किया, उन्होंने कर दिया ये। कहने लगे यार चलो अब तो टाइम था, मैं इसी को चला दो। एंड दैट एक्चुअली एड वेंट ऑन एयर, वो चला गया ऑन एयर। एंड आई वाज लाइक चलो जी ठीक है फाइन। सर मैंने किसी को शर्मिंदगी में बताया भी नहीं था, बस मुझे खुद को इतना बुरा लगा था। वरना मुझे दोस्तों को बोलते हैं यार मेरी नहीं, आवाज नहीं, में ऐड अपनी है, आवाज़ सुनो हमेशा यार बुरी जरा सुनो। लगती है। अपनी आवाज़ खुद सुनने में बुरी लगती है। बहुत बुरी लगती है, बहुत बुरी हाँ। लगती है। तो फिर हुआ ये कि यार आफ्टर अ कपल ऑफ वीक्स, आई थिंक इट वाज़ द दिसंबर 2014, व्हेन आई वाज़ बिज़ी विद द लॉन्च इवेंट्स अपने कार्ड का, सो इन लाहौर एंड इन कराची। सो मुझे याद है कि मेरे पास आई वाज़ एट द पार्किंग ऑफ मैरियट, जब मेरे पास कॉल आई यहाँ की अपना कराची की मार्केटिंग हेड उस वक़्त फराह होती थी, मेरे ख्याल से शायद ये नाम था उनका। शी सेड कि मेहदी साहब आपसे मिलना चाहती हूँ। ओके, बिल्कुल मिलते हैं। व्हेन शी सेड कि अदील, वुड यू बी इंटरेस्टेड इन होस्टिंग अ रेडियो शो? मैंने कहा व्हाई नॉट? क्योंकि आपको पता है कि कम्युनिकेशन का तो शौक था और मैं रेडियो का खुद बहुत एविड लिसनर था। अच्छा। अपने बचपन से जब मैं 9-10 साल का था, अब्बू ने मुझे ट्रांजिस्टर ला के दे दिया था बिकॉज़ ऑफ माय कमेंट्री पैशन, बिकॉज़ लाइव क्रिकेट तो बहुत कम आया करती थी। तो हुँ। मेरे पास ट्रांजिस्टर सानियों का एक हुआ करता था। फिर मैं बीबीसी हिंदी, बीबीसी उर्दू बहुत रेगुलरली सुना करता था, बीबीसी वर्ल्ड सर्विस, क्योंकि ज़ाहिर है नॉलेज इन्फॉर्मेशन का शौक था बचपन से। सो मैंने कहा यार ज़बरदस्त। मैंने कहा यार 2-3 महीने प्रोग्राम करेंगे और फिर उसके बाद ये एक शौक पूरा हो गया हमारा, रेडियो भी कर लिया, ये भी हो गया। तो मुझे याद है कि मेरा उन्होंने ऑडिशन लेना था, तो मेरा ऑडिशन जैसे ही शुरू हुआ, मैंने वो 3-4 लाइनें बोली और हमारे एक प्रोड्यूसर आज भी अपना कराची में होते हैं, वो अजनबी भाई, अज्जू भाई ने कहा कि बस, रुक जाओ, खत्म। मैंने कहा ले भाई खत्म करिए, रेडियो का लगता है, ऑडिशन में ही खत्म। तो हुँ। मैं जैसे ही दरवाज़ा उन्होंने ऑफ ऑफ एयर स्टूडियो खोला, उन्होंने कहा बस ठीक है मंडे से आ जाओ फिर। मैंने कहा अरे ज़बरदस्त, ये तो हो गया। तो मुझे याद है इट वाज़ 15th ऑफ जनवरी 2015 और हुँ। एक बहुत ही ठंडी सुबह थी और मैं अपने बैंकिंग के लिबास में, जो बैंकिंग का ऑफिशियल यूनिफॉर्म होता है, व्हाइट शर्ट थी, उस पर टाई लगाया हुआ, कोट पहना हुआ, मैं ऐसा शो करने पहुंच गया। वो भी मुझे देखना है कि ये शो करने आया है, चैनल खरीदने आया है ये बंदा। लेकिन हाँ, मैंने अपना कोट उतार के शर्ट पे टंगाया, अपना सॉरी चेयर पे टंगाया और मैं फिर बैठ गया एंड आई डिड द शो एंड आई थिंक इट वाज अ ओके शो। आई मीन कोई इतना खास नहीं था पहला शो। तो मुझे याद है कि मैं को होस्ट वाले माइक पे था, अज्जू भाई जो हैं वो पैनल चेक कर रहे थे। बस वहाँ से सिलसिला स्टार्ट हुआ यार। एंड एज़ दे से रेस्ट इज़ हिस्ट्री। और लोगों का फीडबैक आना शुरू हुआ। पीपल स्टार्टेड ट्यूनिंग इन। फिर मेरी रेडियो पार्टनरशिप सुकैना के साथ बहुत अच्छी बन गई थी, जो मेरी को-होस्ट होती थी। उस दानिश अली या दानिश कॉम्बिनेशन को दा लोगों ने समवन कॉल्ड दानिश वाज़ आल्सो देयर। दानिश जी, दानिश हाँ, सईद उनका नाम था। सो दानिश सईद। बेसिकली वो हमारा जो हाँ। प्रोग्राम, जी हाँ, ताज़ा दम उसका नाम था, मैं, दानिश, हाँ, सुकी हम लोग हाँ, होस्ट किया हाँ। करते थे। तो हमारी वो तीनों की जो जो पार्टनरशिप थी वो लोगों ने बड़ा एन्जॉय किया, बड़ा हमारे फिर कहना चाहिए उर्दू में कहते हैं ना चरबे आ गए हमारे शोज़ के, कॉपी करना हुँ। शुरू हो गया लोगों ने हमारा शो एंड ऑल। लेकिन वो जो हाँ, ओरिजिनैलिटी की वैल्यू थी वो कोई और नहीं कर पाया। सो बड़ा हाँ। वो एक यादगार टाइम रहा, हम लोगों ने 3-4 साल शो साथ रहे एंड आई थिंक दैट वाज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, क्योंकि उससे मैं रजिस्टर हो गया एज़ अ रेडियो प्रेज़ेंटर। तो मुझे हमें तकरीबन शायद कोई 1.5-2 साल बाद इस बात का जाके अंदाज़ा हुआ था कि लोग वाक़ई हमारा शो सुनते हैं। बिकॉज़ उस वक़्त सोशल मीडिया नहीं होता था, याद रहे। हुँ। हुँ, आई हुँ, थिंक हुँ। फेसबुक इज़ 2008, आई एम टॉकिंग अबाउट 2005 एंड 6। ऑरकुट हुँ, हुआ करता था सिर्फ़ एक। हुँ, और हुँ, वो भी हुँ। उसमें इतने लोग नहीं होते थे, वो उस वक़्त के जो बच्चे-वच्चे होते थे, वही ज़्यादा ऑर्किड पे हँसी-मज़ाक कर रहे होते थे, टेस्टिमोनियल्स हुँ। देख रहे होते थे एक-दूसरे को। यस, तो आपको अपनी पॉपुलैरिटी का पता भी नहीं चलता था। लेकिन मुझे यस। बाद में जाके थोड़ा एहसास हुआ, मैंने कहा यार पीपल आर लिस्टनिंग टू आवर शो।
मुझे वो हुँ। बंदा मिला, मुझे फलाना बंदा मिला। एंड बस अल्हम्दुलिल्लाह यार, उसके बाद से तो रेडियो इज़ आई थिंक मैं अक्सर अपनी बीवी को भी ये बात बोलता हूँ कि यार मेरी ज़िंदगी में तुमसे पहले रेडियो आया था, तो वो मेरी पहली बीवी वो है, तुम दूसरी हो एक्चुअली। तो अच्छा, वैसे मेरी वाइफ रेडियो को अपने आप को तीसरी बीवी कहती है। पहली आर्सेनल है, फिर अच्छा, रेडियो है और फिर उसके बाद राइट, जो है राइट, राइट, बहुत राइट। ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। उसके अच्छा, बाद जो है वो खैर वो हँसी-मज़ाक अपनी जगह। तो it's been like consistent 18 years, more than 18 years of radio now, ग्रेट, alhamdulillah, ग्रेट। and I've thoroughly enjoyed and trust me वली every morning यानी आज सुबह भी सैरी करने के बाद मुझे ये हो रहा था कि जल्दी 1 घंटा गुज़रे और मैं रेडियो शो करने जाऊँ because when I'm in radio, when I'm doing my radio, I'm in control. I mean, this is I'm at the peak of my confidence, my communication, at the peak of my wit and sense of humor, sense of emotions. So that's हुँ। my zone. That's my zone, and I love it. Yeah, seriously. यस, 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 ये होता है। अच्छा इसमें एक बात मैं भी ऐड करूँ ये जो आपने बात की थी ना कि यूएसपीज़ तो इसको बहुत सारे लोग कहते हैं यार तुम्हारे बैकग्राउंड इस तरह का था तो तुमने जो है ना ये कर लिया। मैंने कहा ऐसा नहीं होता। आप एक बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्टिविटी यूट्यूबर है। आई डोंट नो इफ यू नो हिम अली अब्दाल के नाम से। सो इफ यू जी, डोंट जी। नो हिम यू मस्ट फॉलो हिम। तो वो कहता है इसको अनफेयर एडवांटेज लेकिन वो कहता है हर बंदे का अनफेयर एडवांटेज होता है। आप उसको कैसे यूज़ करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपका अनफेयर एडवांटेज था कि आपको This is पब्लिक brilliant. स्पीकिंग आती थी। मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया, Yeah, मेरा अनफेयर एडवांटेज था कि मेरा स्पेसिफिक एक्सपीरियंस था जो कि लोगों में रेज़ोनेट करना शुरू कर दिया। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो करना शुरू कर देगा। तो मैंने जब किया तो मुझे पता चला कि yeah. ये इस तरह से होता है। तो सबको जो है ना कुछ ना कुछ सबके पास कुछ ना कुछ होता है। जो यूएसपीज़ होती हैं या अनफेयर हाँ, एडवांटेज कह लें उसको वो सबके पास होता है। नहीं, नहीं, बिल्कुल और मैं क्योंकि ये कमेंट मैं बहुत सुनता हूँ। वही मुझे बड़ा अच्छा लगा कि अली अब्दाल साहब जो हैं उन्होंने इस तरह की बात की है बिकॉज़ मैं ये कमेंट इतना सुनता हूँ, "अरे यार तुम्हारे पास तो रेडियो शो था।" तो मैं यस। उसपे अक्सर ये बोलता हूँ, "यार तुम भी कर लो ना रेडियो शो यार। हाँ, तुम हाँ। अपनी ज़िंदगी का रेडियो शो क्या बनाओगे? व्हाट इज़ दैट थिंग? कभी अपने आप को एक्सप्लोर भी किया? यार तुम मेमन बच्चे हो, तुम्हारे अंदर एक बिज़नेस का एक तुम्हारी जीन्स में घुसा हुआ है। क्या तुमने कोई अपना साइड हसल करना कोई सोचा बिज़नेस का? कुछ नहीं कर सकते यार, अमेज़न पे दुकान खोल के बैठ जाओ यार, कुछ ना करो, यहाँ से लेदर जैकेटें भेजना शुरू कर दो पाकिस्तान से यार। ढूँढो तो अपने अंदर कि तुम्हारे अंदर यूएसपी है क्या? वो कहना राइट। बड़ा आसान होता है कि यार तुम्हारे पास तो रेडियो शो है भाई, आई हैव गिवन 18 इयर्स ऑफ माय लाइफ टू दिस रेडियो शो यार। बिल्कुल, माय सन इज़ बिल्कुल। इज़ 16 इयर्स ओल्ड, माय रेडियो शो इज़ 18 इयर्स ओल्ड राइट नाउ। सो दे आर ओल्डर देन माय मेंबर्स ऑफ माय इमीडिएट फैमिली। सो भाई टाइम इन्वेस्ट किया है। तो आप भी कुछ ढूँढा आपने? 18 साल पहले आपने क्या सोचा था अपने बारे में कि मैं नौकरी करूँगा, ज़िंदगी भर सुकून से रहूँगा? अच्छा, ऐसा नहीं होता। मैं एक चीज़ बताऊँ कि मैं शुरू में मैंने एनईडी से इंजीनियरिंग की, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैं हमेशा चाहता था कि मैं एनईडी से ना करूँ, मैं फ़ास्ट से कंप्यूटर साइंस करूँ क्योंकि मुझे शौक था उस चीज़ का, तो वो मैंने नहीं कर सका था। और बाद में जब विदिन एनईडी मुझे थोड़ा-सा फाइनेंस का शौक हुआ था, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया था फाइनेंस के बारे में, ना कुछ मैंने सोचा था उसके बारे में। मैं सोचता रहता था, खुद ही करता रहता था, एक्सेल के ऊपर अपनी काम करता रहता था। ना मैंने स्टॉक मार्केट में कभी इन्वेस्ट किया था। लेकिन ये बात 2018 से थोड़ी-सी रियलाइज़ेशन हुई कि यार ये इस तरह से मुझे मेरा ये जो कीड़ा है इसको थोड़ा-सा आगे लेके जाना चाहिए और फिर मैंने 2000 ये बिल्कुल, कोविड के दरमियान यूट्यूब स्टार्ट किया। तो लोग मुझसे वही पूछते हैं यार आपके तो ब्रिलियंट। बैकग्राउंड इंजीनियरिंग का है तो फिर आप ये फाइनेंस पे कैसे बात करते हैं? तो मैंने कहा यार ये तो बस शुरू से शौक था। तो ये चीज़ हर एक के अंदर होती है। लेकिन वही बात है कि एक्सप्लोर सबके करने की अंदर होती ये एक्सप्लोर नहीं करता है बंदा तो वो फिर मुश्किल होता है। अच्छा, मैं एक और ये बात करूँगा कि आपका ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड को लीव करने का जो विज़न था ये कभी था शुरू से या मतलब ये एकदम से कोई रियलाइज़ेशन हुई थी कि अब छोड़ के जो है ना अब कोई अपना काम ही है। करना है? यार कीड़ा शौक हमेशा से था। बाय नेचर मैं थोड़ा-सा मैं यही बोलूँगा कि मेरे मेरे अंदर ना बोर्डम का एलिमेंट बहुत जल्दी आ जाता है। राइट। मेरे लिए आई वुड से मोनोटनी इज़ डेथ फॉर मी। कोई हुँ, नौकरी में मोनोटनी आ जाए। मैंने अपनी कुछ बड़ी अच्छी नौकरियाँ आई मीन लाइक मैं अगर टीसीएस की बात करूँ यार आई वाज़ हेडिंग द रिटेल बिज़नेस एंड द इंश्योरेंस बिज़नेस। ये तकरीबन कोई साढ़े 4-5 अरब रुपए के बिज़नेस की मैं बात कर रहा हूँ, एक्सट्रीमली प्रॉफिटेबल बिज़नेस। टीसीएस इज़ अ बिग कंपनी, इट्स दिस द लीडर इन इट्स कैटेगरी इन पाकिस्तान और मेरी बहुत पुरसुकून ज़िंदगी मैं गुज़ार रहा था। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि यार मैं जो मेरे अंदर इज़्तिराबियत है, जो बेचैनी है मैं उसको 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 कैटर फॉर नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज़ ऑफ द एनवायरनमेंट व्हिच हैड गॉट क्रिएटेड इन दैट कंपनी। आई मीन आई हैव नथिंग रॉन्ग टू से अबाउट दैट कंपनी। आई लव दैट ब्रांड और आई लव दैट कंपनी स्टिल बिकॉज़ इट रियली चेंज्ड मी एज़ अ मैनेजर। लेकिन मुझे ऐसा लगा था इवन यूबीएल छोड़ने की बहुत बड़ी वजह यही थी यार। द थिंग्स हैड बिकम सो मोनोटोनस कि मुझे वाक़ई मज़ा नहीं और ये बैंकिंग के साथ होता है इश्यू। जब आप लॉन्च कर रहे होते हैं बहुत हू-हा, ये शोर-शराबा एंड सडनली
इट बिकम्स 1 डेढ़ साल बाद बिल्कुल जैसे कहते हैं ना स्ट्रेट लाइन जो बीसीजी में आ रही होती है आपकी, वो वाली हुँ। कहानी बन जाती है। सो मेरे लिए यही था यार कि कुछ कुछ डिफरेंट करना था, और हमेशा से मैं चाह रहा था कि आई वांटेड टू ब्रेक फ्री। मुझे सबसे ज्यादा इंस्पायर जो लोग किया करते थे वो ये किया करते थे जो कि अपनी नौकरियों को छोड़ के अपना बिजनेस स्टार्ट करते थे। मुझे जब भी कोई ऐसा बंदा मिलता था, मैं उसको घंटों लेके अपने साथ बैठ जाया करता था। आई वांटेड टू अंडरस्टैंड कि वो बंदा क्या, किस जो थॉट है ना प्रोसेस वो क्या है? रास्ते से गुजरा है, और वो हुँ। उसका प्रोसेस क्या है, वो कौन सा पाथ उसने लिया है कि जिसको वो इतना बड़ा डिसीजन लेने का आदी हो गया है। देखिए कुछ लोगों में, मैंने मेमन कम्युनिटी का जिक्र किया, पंजाबी सौदागरान होते हैं, चन्योटी होते हैं, उन लोगों में खोजे होते हैं हमारे यहाँ, एक्सेलेंट अमेजिंग कम्युनिटीज, लाइक उनके अंदर एक इंस्टिंक्ट होता है बिजनेस का। हम जो जरा उर्दू स्पीकिंग यूपी वाले लोग होते हैं ना यार, हम लोग थोड़े से डरपोक लोग होते हैं एज फार एज टेकिंग द रिस्क इज कंसर्न। हुँ। मुझे याद है हमारी दादी मरहूमा जो थी, वो अपने आखिरी टाइम तक हमें, जब मेरा आईबीए में एडमिशन हुआ था उसके कुछ महीनों बाद ही उनका इंतकाल, 2 महीने बाद इंतकाल हो गया था। दादी मुझसे कहती है, देखो बेटा तुम बिजनेस पढ़ो लेकिन कभी अपना बिजनेस मत करना बेटा, हमेशा अच्छा, नौकरी करना। तो वो अच्छा। हमारी ना, वो कहते हैं ना, हमारी हमारी गुड्डी में डाल के ये चीज पिला दी गई थी कि यार बिजनेस से दूर रहो। हुँ। अब मैं सोचता हूँ कि यार, और यार देखो एक और बात भी है वली, हु डजंट लाइक अ हाई फ्लाइंग कॉर्पोरेट जॉब यार। आई मीन आप जो लोग यूनिलीवर और पीएनजी में पहुंच जाते हैं, होता है ना यार, वो फिर जब आप देख रहे होते हैं कि एक पाँव उनका जिनीवा में तो दूसरा पाँव उनका दुबई में, और कभी वो सिंगापुर में बैठे हुए हैं, बिजनेस क्लास ट्रैवल चल रहा है, सारी बातें हैं। लेकिन इट वाज लेटर ऑन इन माय करियर दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि यार, देन व्हाई डू पीपल क्विट पीएनजी एंड व्हाई डू पीपल क्विट these टॉप जॉब्स? कुछ ना कुछ तो लफड़ा वहां पे भी हो रहा है यार। और मुझे वो सोच के ही अंदाजा हुआ कि यार, मैं जिस नेचर का आदमी हूँ, मैं अगर इन कंपनियों में चला जाता तो शायद मेरे साथ भी यही होता, मैं 10 12 साल बाद नौकरी छोड़ के अपना कोई काम कर रहा होता। सो अच्छा यार हमेशा से मेरे हाँ, अंदर ये इस इंटरेस्टिंगली जी आई जी एम सॉरी आई एम कटिंग यू बट इंटरेस्टिंगली अभी असल में मैंने जब से यूट्यूब स्टार्ट किया तो मेरे बहुत सारे डिफरेंट लोगों से बात होना शुरू हुई है और बहुत मजा आता है मुझको। ये जो रेडियो वाला आपको इंस्टिंक्ट मिलती है ना, ये चीज मुझे अब यूट्यूब से मिल रही है क्योंकि मुझे बहुत अच्छी फीडबैक्स मिलती हैं और बहुत वेरी गुड डिफरेंट किस्म के नेटवर्क से मेरी बात होती है। तो या अभी हमारा एक सपोर्ट ग्रुप है यूट्यूब का जिसमें व्हाट्सएप ग्रुप है, 5-6 लोग हम लोग जो बिगनर्स हैं वो हैं उसके अंदर। तो उसमें एक बंदा है, वो यूएस में है, होता है, बहरोज नाम है उसका। और वो उससे अभी मेरी पॉडकास्ट हुई है, तो वो सीएफओ था पीएनजी पाकिस्तान का। और ओके उसने छोड़ी थी पीएनजी एंड विदाउट एनी जॉब। राइट और उसने, लेकिन उसका रीज़न कुछ और ही था, वो जब उसकी पॉडकास्ट आएगी तो देखेंगे, लेकिन उसका रीज़न कुछ और था, लेकिन उसने विदाउट एनी सेकंड जॉब उसने जॉब छोड़ी थी, वो कनाडा मूव कर रहा था। वो दुबई में था, बड़ी हाई फ्लाइंग जॉब थी, लेकिन उसने भी छोड़ दी थी और वो भी यही कह रहा था कि यार पीएनजी वगैरह इस तरह की कंपनीज़ जो है ना, आपको अपने हिसाब से चलाती हैं। वो आपकी आपकी सोचने की जो एबिलिटी होती है, वो ऐसा लगता है कि अपने करियर के हिसाब से वो खत्म होती जा रही है। वो अपने हाँ ट्रैक पे चला रही होती है, वो आप खुद नहीं कुछ कर सकते उसमें। मुझे मुझे याद है लास्ट ईयर पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा बैंक है, मैं नाम नहीं लूंगा यार, उसके जो डायरेक्टर मार्केटिंग है वो मेरे शो में आए हुए थे और हम लोग कुछ बात कर रहे थे। अच्छा मजेदार मजेदार आदमी है वो। तो जब आफ्टर अस मैं इंटरव्यू से ज्यादा वो जो आफ्टर द इंटरव्यू डिस्कशन होती है ना, आई लुक फॉरवर्ड टू दैट बिकॉज सब हमको हुँ, बैल्कनी में ले जाए के चाय स्नैक्स वगैरह, और फिर जरा पर्सनली जाते, खुलता है मुझे मामला। पता चला कि इज एक्स पीएनजी, इज एक्स पीएनजी। अच्छा, अच्छा, और मैंने अच्छा। उनको ही बोला, मैंने कहा, और बताया अपना, मैंने यहाँ गया उधर मुल्क गया, मैंने कहा सर आप पीएनजी क्यों छोड़ के आ गए? फिर he gave me that other side of the picture and he exactly said those things कि अदील, हुँ, आपको ऐसे ही महसूस होता है कि यार either you fit into these policies और otherwise आपको कोई, यानी कि इतने स्ट्रॉन्ग रूल्स होते हैं, पॉलिसीज होती हैं, उसके बियॉन्ड आप, तो उन्होंने पूरा मुझे एक अदर साइड ऑफ द पिक्चर दिया बहरहाल। और वो ये कहते हैं कि मैं जब पीएनजी छोड़ के अपने कंट्री हेड के पास जाता था तो कहते थे, मैं लिटरली उसको गालियां दिया करता था कि यार तुम लोगों ने आपको क्या दुनिया दिखाई थी, और दुनिया तो बहुत बड़ी है यार। हमें तो बताया ये गया था कि यार, मैं आपको टीसीएस का बताता हूँ, जैसे अगेन आई रिपीट विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू टीसीएस, आप जब टीसीएस में काम कर रहे होते हैं ना, तो आपको ऐसा फील होता है कि यार पूरा पाकिस्तान चला ही हम रहे हैं, यानी हम अगर अलग हो जाएंगे तो फिर पाकिस्तान कोलैप्स हुँ, तो बैठ हुँ, जाएगा पाकिस्तान। और जब हुँ। आप निकलते हैं और बाहर देखते हैं, आप कहते हो नो यार, आई मीन देयर इज अ होल वर्ल्ड आउट देयर, और दुनिया तो इतनी बड़ी थी, और अल्लाह करे हर कंपनी को इस बात का एहसास हो। लेकिन आई थिंक दिस इज अ साइन ऑफ अ सक्सेसफुल कंपनी एज वेल, कि वो अपने एम्प्लॉइज को ये एहसास दिलाते हैं दैट व्हाट यू आर डूइंग इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यस। therefore you have to adhere to what we are saying because तुम एक बड़ा अजीम काम कर रहे हो। सो बहरहाल एनीवे कमिंग बैक टू दैट यार, मुझे मुझ में था ये कीड़ा, लेकिन मैं आई डोंट आई आई वेरी प्राउडली से दिस थिंग दैट इट वाज माय जोजा मोहतरमा, मेरी जो बेगम साहिबा हैं,
शी वाज़ द वन कि जो मेरी इस तराबियत को फ़ील कर रही थी कि यार ये बंदा अब अपने काम को एन्जॉय नहीं करता। सो शी हुँ, रियली एनकरेज्ड मी। शी वाज़ द वन कि जिन्होंने मुझ पे, मैं ये कहूँगा कि शी हैज़न्ट स्टडीड साइकोलॉजी बट शी इज़ अ वंडरफुल साइकोलॉजिस्ट। अ, वो उसने मुझ पे मेहनत की। और आई थिंक मैं कहता हूँ ना, मेरा ज़रा दिमाग फिरने में उसका बहुत बड़ा हाथ था। तो आपको अगर अपने पार्टनर की सपोर्ट मिल जाए ना इन चीज़ों के हवाले से, आई थिंक दैट्स ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है कि आपको अगर हुँ, वहाँ से ग्रीन सिग्नल मिल जाए कि यार डू व्हाटएवर यू विश टू, आई कैन सर्वाइव विद विद जस्ट अ फ्रैक्शन ऑफ द मनी दैट यू अर्न। हुँ, खुदा ना हुँ, खास्ता कर लो कुछ भी ना, तो उसको कॉन्फिडेंस था अपने मियाँ के ऊपर कि ये इतना बोल लेते हैं, कि ये हुँ, बोल के कुछ पैसे कमा ही कुछ ना लेंगे। कुछ कर ही ठीक लेंगे, है जी। हाँ, हुँ, और कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। देखो देखो, रेडियो इज़ माय माय सेफ्टी ज़ोन। अगर हम आगे चल के बात करेंगे, कोई लोग अगर आगे प्लान करना चाह रहे हैं, तो मैं उनको यही बात बोलता हूँ। सबसे पहले अपना एक सेफ ज़ोन तलाश करो। एक ऐसी इनकम दैट वुड जस्ट कंटिन्यू कमिंग। सो रेडियो, आई नो दैट यार, आई एम नॉट, मैं कोई गुरूर नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा। आई नो माय शो इज़ पॉपुलर। आई नो मेरे शो के नाम से एड्स आते हैं, कंपनीज़ आती हैं, कहते हैं मुझे अदील के शो में एड चलाना है, फाइन। मुझे पता है कि रेडियो मुझे इस तरह नहीं निकाल सकता जिस तरह टीवी चैनल कैन जस्ट टर्मिनेट माय कॉन्ट्रैक्ट ऑन जस्ट वन टेलीफोन कॉल, बिकॉज़ आई एम जस्ट अ नोबडी ऑन टेलीविजन राइट नाउ। सो हुँ, अब ये जो है मेरे साथ फिर यही हुआ था कि यार आई जस्ट लॉक्ड रेडियो। रेडियो पेज़ मी ओके, डिसेंट अमाउंट देता है पे कंपेयर टू अदर आरजेस, मुझे पता है कि अच्छा ख़्याल रखते हैं। सो मैंने कहा यार ये पैसा तो आता रहेगा, व्हाट कैन आई डू ओवर एंड अबव दैट? तो मुझे जब व्हेन आई मैनेज्ड टू फिगर दैट थिंग आउट ना, व्हेन आई मैनेज्ड टू फिगर दैट थिंग आउट, इट वाज़ अ नो ब्रेनर फॉर मी कि मैं अपनी नौकरी क्विट कर दूँ। सो 14 महीने हो गए, इट्स बीन अ फन राइड। अच्छा अदील ज़बरदस्त यार ये तो थोड़ा-सा इनसाइट मुझे मिल गई लेकिन अब मेरा जो पॉइंट है ना अगर लेट्स से जिसमें हमने थोड़ा-सा टच बेस भी किया कि अगर कोई बंदा 9 टू 5 और मैं भी थोड़ा-सा कॉन्टेम्प्लेट करता रहता हूँ अक्सर ये कि 9 टू 5 जॉब छोड़ने के लिए किसी को भी क्या-क्या क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है आप डायरेक्ट वन ज जस्ट वन फाइन मॉर्निंग आप ये तो नहीं कह सकते कि मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ क्योंकि उसमें आपकी पूरी फैमिली है, यू योरसेल्फ इन्वॉल्व्ड बिल्कुल। बहुत कुछ है, आप डिप्रेशन में जा सकते हैं ऐसे 9 टू 5 वाली जॉब छोड़ देंगे या अपनी अपनी डे जॉब छोड़ देंगे, तो हुँ, उसमें हुँ। क्या थॉट प्रोसेस होता है, किस तरह से आपको प्लान करना चाहिए? तो ये सबसे पहले तो यही ना, जो जो पहला सवाल आपने खुद, जो आपके सवाल में ही जवाब था कि भाई 9 टू 5 छोड़ दोगे तो फिर करोगे क्या? हाँ। व्हाट इज़ गोइंग टू बी योर कोर सोर्स ऑफ इनकम? तो मैंने जो अपना एक्सपेरिमेंट, या मैंने जो अपना आपको तरीका बताया था, वो ये था कि मुझे इतना पता था कि मेरी जो रेडियो इनकम है, दैट इज़ सिक्योर्ड। आई नो हुँ, अबाउट दैट। ये रेडियो इनकम मेरी सिक्योर्ड है, ठीक है जी। वो एक एक्स 100,000 या व्हाटएवर अमाउंट दैट इज़, एक्स अमाउंट मेरे पास इन एनी केस आता रहेगा। मुझे सुबह उसके लिए 2 घंटे एफर्ट करनी है, 2 ढाई घंटे एफर्ट करनी है, एंड आई विल बी गेटिंग दिस। और आफ्टर दैट मेरे पास पूरा दिन फ्री है। 9 बजे आई साइन आउट फ्रॉम रेडियो, और उसके बाद मैं रात के सोने के टाइम तक मैं फ्री हूँ। सो मैं अपने उन गैप्स को कैसे फिल कर सकता हूँ? नाउ अगेन योर यूएसपी पार्ट कम्स इन नाउ। सो कम्युनिकेशन इज़ माय यूएसपी पार्ट। एक जो ऑब्वियस चीज़ मैं कर सकता था, दैट वाज़ टीचिंग। आई कुड हैव स्टार्टेड टीचिंग एट एनी यूनिवर्सिटी। मेरा अपना टीचिंग एक्सपीरियंस रहा है। मैंने 3 साल, नॉट ऑन अ फॉर्मल लेवल, लेकिन अनीस हुसैन एक बड़ा मशहूर ट्यूशन सेंटर है कराची में, आप जानते हैं। मैंने हुँ, वहाँ पे 3 साल पढ़ाया, एंड आई हैड अ fascinating टाइम। मुझे बड़ा मज़ा आया, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि मेरी जो लैंग्वेज में फ्लुएंसी आई, और शायद मुझ में थोड़ी-सी असर्टिवनेस आई, वो आई शायद पढ़ाने के बाद से। बिकॉज़ जब आप पढ़ा रहे होते हैं एंड यू नो व्हाट यू आर टीचिंग, आप में, यू आर इन कंट्रोल ऑफ दैट क्लास। यानी कोई सामने 40-50 बच्चे बैठे हुए हैं, एंड आप उनको अगर गुस्से से देख भी लेंगे तो वो डर जाएंगे, एंड यू फील लाइक वाओ यार, जिंदगी में पहली बार आई एम इन कंट्रोल नाउ इन माय लाइफ। हुँ, सो हुँ। टीचिंग मेरे लिए एक ऑब्वियस चीज थी कि यार आई डेफिनेटली स्टार्ट टीचिंग, मुझे ये करना है, ठीक है जी। उससे एक एक्स अमाउंट जो है वो मेरा आ जाया करेगा। उसके अलावा आई थॉट कि यार फाइनली इट्स नाउ टाइम दैट आई शुड स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन सम टाइम ऑन यूट्यूब एज़ वेल। एक एक टारगेट ऑडियंस हो, कुछ नहीं करूँगा, एक छोटा-सा घर में स्टूडियो बना के और कुछ अपनी वीडियोज़ वगैरह रिकॉर्ड कर लिया करूँगा। मेरा थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हुआ था ड्यूरिंग कोविड, जैसे कि आपने ये किया कि आपने कोविड के टाइम पे अपना यूट्यूब शुरू किया। मैंने भी कोविड के टाइम पे, हम करते क्या थे कि अगर आपको याद हो, कोविड शुरू होने के थोड़े दिनों बाद रमज़ान आ गए थे। तो वो हुँ, रमज़ान में हम करते ये थे कि हम इफ्तारी करके, मैं, मेरे बेटे, हम लोग कैमरा खोल के यूट्यूब लाइव शुरू कर दिया करते थे। और हम उसमें लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, इधर-उधर की बातें हो रही हैं, ये वो अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, कोई नई चीज़ सीखी मैंने वो शेयर कर ली एंड ऑल। वो ऐसी कुछ ना करते हुए कोई 3 साढ़े 3 हज़ार फॉलोवर्स उस चैनल पे मेरे जो है ना वो हो गए थे। फिर हम, क्योंकि हमें यूट्यूब के बेसिक्स पता नहीं थे, हम तो बस ऐसे ही बैठते रहे, तो हमसे कुछ कम्युनिटी स्ट्राइक्स वगैरह लग गई थी हमारे पे ना, तो उन्होंने अच्छा, हमारे कुछ फीचर्स डिसेबल कर दिए थे। वन ऑफ द फीचर्स दैट दे डिसेबल्ड वाज़ यूट्यूब लाइव। अब मैं तो अच्छा। चलता ही यूट्यूब लाइव पे था, मेरा यूट्यूब लाइव डिसेबल हो गया, तो फिर तो मेरा चैनल, अब मैंने हुँ, उनको शायद
2-2,500 ईमेलें लिखी होंगी, मैसेजेस भेजे होंगे, लेकिन वो कमबख्त गूगल वाले सुनते ही नहीं है वो लोग, पता अच्छा। नहीं। वो कुछ हो गया था, उनको मुझसे शायद शदीद नफ़रत हो गई थी किसी बात पे। हुँ, तो हुँ। वो कभी तो फिर मैंने आई वेटेड टिल कपल ऑफ वीक्स बैक एंड आई सेड बस इनफ नाउ, अब आई विल मेक अ न्यू चैनल, अल्लाह का नाम लेके नया चैनल। तो अच्छा, मेरे ज़हन में ये था कि इस यार हाँ, बात मैं पर ये काम करूँगा। प्लीज़ कंटिन्यू हाँ, फ्रॉम हियर, लेकिन मैं एक चीज़ बताऊँ आपको यूट्यूब के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इसको डीपली स्टडी करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं इसको नेक्स्ट अपनी 9 टू 5 को रिप्लेस कर सकता है ना, तो मुझे यूट्यूब रिप्लेस कर सकता है। तो ऑफ कोर्स मैं आई टेक इट वेरी सीरियसली। तो इसमें एक चीज़ मैं बताऊँ, गुड, जो लोग एस्पायरिंग डिजिटल कंटेंट गुड, क्रिएटर हैं, तो उनको मैं बताऊँ कि यार आपका एक जो प्लेटफ़ॉर्म होता है ना, उसपे आप कभी भी डिपेंडेंट नहीं रह सकते, जैसे आपके साथ हुआ। ये किसी के साथ भी हो सकता है। हम पाकिस्तान में या बैठे हुए हैं, लेट्स से मैं यूएई में ट्रू, बैठा हूँ, ये इतनी बड़ी मार्केट नहीं है कि यूट्यूब आपको रिप्लाई करे ईमेल्स के ऊपर, ये कभी भी नहीं करेंगे वो रिप्लाई आपको। बड़े से बड़ा कंटेंट राइट, क्रिएटर मैं अक्सर देखता हूँ, पाकिस्तान के कंटेंट क्रिएटर्स फँस जाते हैं, हैक हो जाते हैं चैनल, या लेट्स से कोई बैन लग जाता है, कुछ ज़्यादा आप नहीं कर पाते, अनलेस एंड अनटिल आप कोई बहुत या बड़े क्रिएटर के थ्रू जाएँ वहाँ पर। तो उसके लिए ट्रू, अगेन अली अब्दाल हैज़ बीन माय मेंटर इन दिस होल जर्नी, तो वो मैं उसकी बहुत सारी ऑलमोस्ट सारी वीडियोज़ देखी है मैंने। तो उसमें एक बात उसने और बोली थी, जो कि आपके पास ऑलरेडी है, जो कि मेरे पास नहीं था, तो मैंने उसको डेवलप करना शुरू किया। मैंने ये किया कि हाउ टू बी प्लेटफ़ॉर्म इंडिपेंडेंट, तो उसके लिए होता ये है कि आप यूट्यूब तो कर रहा होता हूँ मैं, लेकिन एट द सेम टाइम आई ट्राई टू मेक अ मेलिंग लिस्ट। मेरे पास ऑलमोस्ट कोई 2000 के करीब मेरी अपनी वेबसाइट है। मेरे अपने न्यूज़लेटर, मैं थोड़ा-सा उसमें इनकंसिस्टेंट हूँ, लेकिन मेरे मुझे ये पता है कि मेरे पास 2000 लॉयल सब्सक्राइबर्स हैं, जो कि मेरे मेलिंग लिस्ट पर हैं। तो अगर मैं कभी भी कोई प्रोडक्ट लेकर आता हूँ, या कभी भी मैं अपनी कोई बात कहना चाहता हूँ, तो अगर लेट्स से अल्लाह ना करे मेरे पास यूट्यूब नहीं रहता है, तो मेरे पास वो मेरी एक लिसनरशिप मौजूद है, या मेरी व्यूअरशिप मौजूद है, या मेरे फॉलोअर्स मौजूद हैं। जैसे आपके पास तो पूरा पूरा मतलब फेस, आप कहीं भी किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे चले जाएँगे, तो आपको तो वैसे ही मिल जाएगा। लेकिन मैं कोई भी बंदा नया आना चाहता है, मैं उसको बोलता हूँ कि यार आपके पास अलोंग साइड योर व्हाटएवर सोशल मीडिया यू आर डूइंग, लेट्स से इंस्टाग्राम, लेट्स से यूट्यूब, या आपको अपनी ईमेल लिस्टिंग भी शुरू कर देनी चाहिए, और ये जब साथ में कर रहे होते हैं ना, तो बहुत ईज़ी होता है। लेकिन वन्स इन जब आपको एकदम से पता चलेगा कि यार एक या प्लेटफ़ॉर्म आपके हाथ से निकल गया, फिर आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको करना चाहिए। एनीवेज़, येस एब्सोल्यूटली। यू कैन कंटिन्यू, येस। हाँ, देखो यार असल में शायद वही ऑनेस्टली वही बात थी कि जब कोविड के टाइम पे हम यूट्यूब कर रहे थे, तो हम हमको मैं कुछ सीरियस था ही नहीं उसके हवाले से। हम तो बस ऐसे ही यार अपना टाइम पास करने, कोविड के टाइम पे कुछ करने को होता नहीं था। सब हाँ। घर में बैठे हुए हैं, ऑफिस भी नहीं जाना, कुछ नहीं करना। हम बस बैठ के ऐसी हँसी-मज़ाक किए वो, और मेरे उस वक़्त के बड़े अच्छे दोस्त बने। वो आजकल के तो बहुत अच्छे दोस्त हैं, और जिन लोगों से आज भी खैर मैं बल्कि अब तो बड़े फ़ख्र से ये बात बोलता हूँ कि मेरी जो इस वक़्त मेरा जो सर्कल है, वो मेरे लिसनर्स हैं। हुँ, वहीं मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं, वहीं मेरे दोस्त हैं, वहीं मेरी फैमिलीज़ मिलती हैं, सबकी फैमिलीज़ मिलती हैं। हम लोग बड़े अच्छे प्लेटफ़ॉर्म्स बन गए हैं ऑल अक्रॉस पाकिस्तान, एंड दीज़ आर सम। आपको पता है कि मेरे रेडियो शो का प्रोफ़ाइल बड़ा डिफरेंट है। ये कोई रात में डिप्रेसिंग गाने चला के ग़ज़लें सुनाने वाला शो तो है नहीं। हुँ, इट इज़ अ शो फॉर प्रोफ़ेशनल्स। लेकिन ननकाना साहब में कोई किसान अपने खेत पे काम करता हुआ मेरा शो सुन रहा होता है, तो मैं आई फ़ील सो ब्लेस्ड कि यार मुझे नहीं पता इस बेचारे को मेरा शो कितना समझ में आ रहा होगा, बट वो इतना लॉयल है मेरा लिसनर के मैं बस हुँ, अल्लाह का शुक्र अमेज़िंग, करता हूँ। सो या अमेज़िंग। आई थिंक वो हमने मैंने कभी शायद शायद यही वजह थी कि मैंने कभी यूट्यूब को सीरियस लिया ही नहीं कि मेरे पास इतना बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है। आई थिंक ये रियलाइज़ेशन मुझे कोविड के बाद ही हुई कि यार हुँ, ये मैंने बड़ी गलती की, मैंने यूट्यूब को सीरियस ना लेकर। आई हुँ, रियली विश्ड कि मैं उस वक़्त नहीं रुकता। आई विश आई हैड कैरिड ऑन। उस वक़्त मेरे कुछ ना करने पर, सिर्फ़ वो घर में कैमरा खोल के बैठ जाने पे 3,500 अगर सब्सक्राइबर्स हो गए थे। अगर मैं हुँ, वाक़ई कंटेंट प्रोड्यूस करना शुरू करता तो शायद 30,000 सब्सक्राइबर्स अब तक हो चुके होते, मेबी ज़्यादा हो चुके होते, मुझे नहीं पता। येस, बट मैं देखता हूँ जैसे मेरी मेरी समा में जो कॉलीग थी सवेरा, हुँ, वो और उनके हस्बैंड जो हैं वो यूट्यूब लाइव करते हैं ऑन क्रिकेट, एंड दे हैव गॉट पौने उनके 3 लाख फॉलोवर्स हैं यार। तो माशाअल्लाह, माशाल्लाह हुँ, वो अब इतना शी इज़ डूइंग, शी एंड अली माय वेरी गुड फ्रेंड्स, दे आर डूइंग सो वेल नाउ कि maybe one of them would actually think of perhaps leaving the full-time job and focus on the YouTube only because और जो हुँ, माशाल्लाह हमारे यहाँ डेप्रिसिएशन रुपये का होता है, उससे भी आपको पता है लोगों का काफ़ी भला हो जाता है। सो हाँ, हाँ, कहने का मतलब ये है कि यार कहने का मतलब ये है कि यार कमिंग बैक टू द ओरिजिनल क्वेश्चन कि येस, करना क्या है? सो गाइस येस, मेरे लिए ये चीज़ हो गई थी कि रेडियो रेडियो कंसिस्टेंट इनकम थी। आई न्यू आई कैन टीच। महीने में लाख, सवा लाख रुपए पढ़ा के जो है किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी में आईबीए ग्रेजुएट होने का और एक तगड़ा प्रोफाइल होने का फ़ायदा ये है कि हर यूनिवर्सिटी आपको हाथों-हाथ ले लेगी। मैं वाक़ई सीबीएम गया, मैंने सिर्फ़ वाटर टेस्टिंग की थी और मुझे अंदाज़ा ही हुआ कि यार ये तो मेरी डिमांड है काफ़ी और मैं आई कैन स्टार्ट टीचिंग व्हेनेवर आई वांट टू। तो मुझे हुँ, अंदाज़ा ही हुआ एंड टीचिंग नाउ इन सर्टेन यूनिवर्सिटीज़ आपको अच्छा पे करता है।
तो मुझे ये हुआ कि यार ये काम भी कर लेंगे, मैं यूट्यूब पे थोड़ा सा टाइम लगा लूंगा, और इसके अलावा हाँ थोड़ा सा, क्योंकि सेविंग्स सेविंग्स पे हम आएंगे। अल्लाह का हुँ, शुक्र है सेविंग्स बहुत अच्छी थी। तो हुँ, आई फाउंड a couple of very good partners जो कि कंस्ट्रक्शन का काम करते रहे। तो मैंने कहा था यार आई बिकम साइलेंट पार्टनर। आई एक्चुअली बिकेम साइलेंट पार्टनर इन प्रोजेक्ट्स, और उससे आपको पता है एक लंप सम इनकम आपको आफ्टर एक्स नंबर ऑफ मंथ मिल जाती है। सो हुँ, वली मेरी जो लर्निंग हुई है इस पूरे एक्सपीरियंस में वो ये है, और मैं सबको एडवाइस भी यही करता हूँ, एवरीथिंग कैन बी प्लान। जिंदगी में हर चीज प्लान की जा सकती है। You should know when is the right time to start planning. So if you are a 53-year-old man who wants to quit a job sitting with zero savings, I'm sorry, sir, you are very late now. Just go with your job, just wait, get retired at 60, get your provident fund, gratuity, whatever you get. उसके बाद उसको fix करवाएं and just live a life. However, if you are a 23-year-old or a 33-year-old person, I think this is the time. The best time वो कहते ना was yesterday, and the second best time is right now. So वो हुँ, क्या चीजें आपको करनी है कि you can target an age 45, 40, 50. When do you want to retire? कब हुँ, आपको अर्ली रिटायरमेंट लेनी है? जिस जमाने में मैं इन चीजों को एक्सप्लोर कर रहा था, तो मैंने एक अमेरिका में एक कॉन्सेप्ट, वेस्ट में एक कॉन्सेप्ट बड़ा पॉपुलर हुआ, इट्स कॉल्ड FIRE, फायर, हुँ, यानी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंट रिटायर अर्ली। रिटायर अर्ली। हुँ, रिटायर अर्ली, एग्जैक्टली। सो वो कॉन्सेप्ट मैंने थोड़ा सा पढ़ा था। आई एम नॉट एग्जैक्टली सेइंग कि मैं उसको मुकम्मल तौर से अप्लाई करने में कामयाब हो गया हूँ, लेकिन हाँ मेरी सेविंग्स की कुछ इस तरह का क्वांटम हो चुका था, उसकी इन्वेस्टमेंट जगहों पे ऐसी हुई हुई थी दैट वर गिविंग मी रिटर्न्स एंड ऑल, दैट आई कुड सी कि यार यस, दिस इज एन इम्पोर्टेंट एक एक एवेन्यू ऑफ अर्निंग मेरे लिए जो वो आ गया था। लेकिन हुँ, मैं अगर अपनी ऑनेस्टली स्टोरी कंटिन्यू करूं, मैं आपको बताऊं, सो वन ऑफ द मेन रीजन जिसकी वजह से मैंने लिटरली, मेरे पास फ्राइडे नाइट को वो कॉल आई थी और सैटरडे मॉर्निंग जाके मैंने रिजाइन कर दिया था। इट वाज अ कॉन्ट्रैक्ट दैट आई गॉट फ्रॉम समा टीवी, बिकॉज दे वर स्टार्टिंग देयर न्यू स्पोर्ट्स शो, एंड दे सेड कि यार आई वांट यू टू होस्ट। जो उनके डायरेक्टर न्यूज थे उन्होंने कहा यार व्हाई डोंट यू ज्वाइन, एंड दे वर पेइंग एन ओके अमाउंट, वर डिसेंट अमाउंट, एंड फरहान मलिक साहब। सो उनको उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने कहा जी ऐसे ऐसे है। मैंने कहा बस आई थिंक वो अच्छा, और यकीन जाने वली ये वो टाइम था जब मैं इतना अपनी जॉब से मैं डिसइल्यूजन्ड हो चुका था। मैं हुँ, अल्लाह ताला से नमाज में दुआ करता था, या अल्लाह कोई साइन दिखा, या अल्लाह मुझे हिम्मत दे कहीं से कि हुँ, मैं निकलूं इस विशेष सर्कल से, मुझे निकलना है, मेरा वक्त जाया हो रहा है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं मैं। ये जब आई ना मेरे पास ऑफर, वो फोन कॉल आई, मैंने कहा या अल्लाह, मैं कहा या अल्लाह यही तो थी वो शायद, बस ऑनेस्टली स्पीकिंग दैट वाज अ डिवाइन साइन दैट आई गॉट। और मैंने हुँ, जाके अगले मॉर्निंग रिजाइन किया। सीईओ था, he was a very, he's no more there in the company। बड़ा अच्छा बंदा हारिस, बड़ा अच्छा दोस्त मेरा था, और वो मुझसे यही पूछता रहा, वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग? आई सेड आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर, मैं खुदा की कसम मेरे पास कोई ऑफर नहीं है, आई एम नॉट गोइंग ही वाज़ एनीवेयर। थिंकिंग आप मैंने कहा इमिग्रेशन हारिस, कर रहे हैं मेरा कहीं ये या कहीं और जॉब कर पता रहे हैं। सबको, अच्छा अच्छा, सबको ये बात ही पता है कि मैं बड़ा एंटी इमिग्रेशन आदमी हूँ। मैं हाँ, आई मीन हाँ, इन हाँ। तमाम तर बुरे हालात में आई स्टिल हैव माय फेथ टुवर्ड्स पाकिस्तान कि यार इफ यू मेक अ, जो मैंने थोड़ी देर पहले भी इज़हार किया, हुँ, इफ यू मेक अ हुँ, गुड लाइफ इन पाकिस्तान, नथिंग लाइक इट यार, दिस इज द बेस्ट कंट्री, स्टिल इज। सो वो हुआ हुँ, यही कि इनको फिर मैंने समझाया, मैंने मेरी टीम को भी जरा हैरत हुई, खैर मेरी मेरी टीम को काफी हद तक अंदाजा हो गया था कि सर अदील का ना अब ना वो एंथुजियाज्म रहा है नौकरी के साथ, ना उनमें वो स्पार्क रहा है जिसके लिए बड़े मशहूर जाने जाते थे एक जमाने में। एंड बस उनको ये था कि सर आप बगैर किसी ऑफर के कैसे जा रहे हैं? मैंने कहा यार लेट मी हैव सम कॉन्फिडेंस, कभी अपने आप पे भी तो ट्रस्ट करके देखे ना। तो हुँ। जब ये टीवी वाला कॉन्ट्रैक्ट, एंड बाय द वे माय टीवी कॉन्ट्रैक्ट गॉट यूनिलैटरली एंडेड बाय द समा टीवी लास्ट वीक, तो द ओके, टीवी शो इज ओवर नाउ। तो ओके। सडनली, या आई थिंक वो कहानी में ट्विस्ट एक अभी आ गया, वो अभी रिसेंट ट्विस्ट आया है कहानी में, 6 दिन पहले ट्विस्ट आया है ये वाला। अच्छा, कि मैंने फ्राइडे अच्छा। की नमाज पढ़ के आई गॉट अ कॉल फ्रॉम समा टीवी एचआर हेड, ही सेड अदील, पुराना जानता हूं मैं उसको, बिकॉज पहले समा टीवी और मेरा एफएम चैनल एक ही एंटिटीज थे, नाउ दे आर सेपरेट। ही सेड अदील ऐसे ऐसे हो गया है, सो यार वी आर टर्मिनेटिंग योर कॉन्ट्रैक्ट एंड यार थैंक यू वेरी मच। तो मैंने कहा यार दैट डज दैट मीन के एक सेकंड को तो आपको जरा समझ में भी नहीं आता कि अभी ये क्या कह रहा है। मैंने कहा वाकई सीरियस? मैंने कहा क्या हुआ? क्या लगा नहीं वो कुछ कंपनी के डिसीजंस हैं, हाई लेवल डिसीजंस हैं और, हुँ, अच्छा मुझे हुँ। शायद ऐसा लगा कि मैं आई एम अ वेरी प्रो पीटीआई पर्सन ऑन सोशल मीडिया, एंड यू नो समा हाँ, टीवी इज एक्सट्रीमली एंटी पीटीआई। मुझे लगा यस। कि यार लगता है पॉलिटिक्स मुझे खा गई। एंड हाँ, देन अगर ये रीजन थी, अच्छा मुझे ये था, मैं उनसे अभी तक ये कहता रहा, मैं बल्कि आखिर में जो मेरी बात हुई, मैंने कहा यार मुझे एक रीजन बता दो कि अदिल यू हुँ, आर नॉट अ गुड होस्ट, ये बता दो। अदिल तुम्हारी क्रिकेट की नॉलेज अच्छी नहीं है, या अदिल यू आर बीइंग डिसरिस्पेक्टफुल। मैं सुनना चाह रहा था कि अदिल यू आर जस्ट टू प्रो पीटीआई।
हुँ। which is why we are. They did not see. अच्छा, Of दे course, डिडन्ट से I दैट? really don't know. I'm not saying. नो हाँ, नो नो नो, उन्होंने कुछ नहीं बताई रीजन मुझे। अच्छा। ऑफिशियली मुझे, अनऑफिशियली मुझे कुछ पता चली है बातें। इट्स गॉट नथिंग टू डू विद पॉलिटिक्स बाय द वे। मे हुँ, बी वन हायर अ गाय, समवन ऊपर वो अपना कोई बंदा लाना चाहता है वहां पे, दैट्स फाइन, गुड। आई होप ही इज अ गुड होस्ट, बिकॉज मैंने और सवेरा ने पिछले 1.25 साल इस प्रोग्राम पे बहुत मेहनत की है, एंड आई थिंक हमने एक अपनी नीश क्रिएट की है यस, यस। समर टीवी स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स वर्ल्ड में, बिकॉज हम नॉन कंट्रोवर्शियल बातें की हैं। हम कोई वो नहीं बने कि जी मोहम्मद आमिर की लॉबिंग चल रही है तो उमर अकमल की लॉबिंग चल रही है तो बाबर आजम के खिलाफ मास खड़ा किया। पर नहीं, हमने बड़ा ऑब्जेक्टिव प्रोग्राम किया, और जो मुझे जिस बात की बड़ी खुशी है, हमने क्रिकेट के अलावा और स्पोर्ट्स पे बहुत फोकस किया। पाकिस्तान में और भी स्पोर्ट्स हो रहे हैं, बट वी ओनली टॉक क्रिकेट। हुँ, पाकिस्तान में स्पोर्ट्स इज क्रिकेट, and we said no, sports is sports, there are many other sports। तो हम टेंट पैकिंग पे भी बात किया करते थे, वो नेजाबाजी जो हो रही है उस पर भी बात हो रही है, वॉलीबॉल पे भी बात चल रही है, जो कुछ होता था हम किया करते थे। हॉकी पे हमने बहुत फोकस किया, फुटबॉल पे बहुत फोकस किया पाकिस्तान में। बड़ा अच्छा प्रोग्राम रहा। तो मेरे लिए अभी तक मेरे लिए ये बड़ा मुश्किल था इस चीज को डाइजेस्ट करना, लेकिन आई एक्सेप्टेड एज अ चैलेंज। मैंने कहा ठीक है, नाउ दिस इज गॉन, तो व्हाट्स नेक्स्ट नाउ, अब मैं क्या करूंगा। तो मैं आई एम एक्चुअली वीकेंड पे बहुत सोचा। आई हैव टू से वली दैट आई एम ब्लेस्ड विद सम अमेजिंग लिसनर्स। उन्होंने जितना मेरा हौसला बढ़ाया इस टाइम पे, मैं अल्लाह का जितना शुक्र करूं वो कम है। मेरी अम्मी बहुत परेशान थी, अब क्या होगा। मैं उनको ये हुँ, बोलता रहता था, भाई धीरज रखें और कोई परेशानी की बात नहीं है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला रास्ते निकालेगा। ना वेरी कॉन्फिडेंट कि कोई ना कोई निकलेगा, बिकॉज यार देखो, एक चीज तो पूरी कोशिश है यार, अब नौकरी पे वापस नहीं जाना है, नहीं जाना। हुँ, मैं ढूंढूंगा, हुँ, नौकरी मिल जाएगी यार, अल्हम्दुलिल्लाह। 18-19 साल का करियर, 19 साल का करियर है यार। अच्छे काम किए हैं, और इज्जत के साथ छोड़ के गया हूँ हर जगह से। नौकरी मिल जाएगी फिर भी, लेकिन मैं आखिरी दम तक ये कोशिश करूंगा कि यार मुझे ना जाना पड़े। सो यहाँ पे ज़ाहिर है जो मेरी सेविंग्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंस इख्तियार करती हैं, क्योंकि मैं जब से नौकरी छोड़ी है, मैंने अपनी सेविंग्स पे सिर्फ रिटर्न कमाया है। मैंने अपनी सेविंग्स को उनसे कुछ ड्रॉ नहीं किया है। मैंने जो सिर्फ उस पर रिटर्न आ रहा है, मैंने उसको ज़ाहिर है यूज किया है, लेकिन सेविंग मेरी इंटैक्ट है। इनफैक्ट वो शायद बड़ी ही होगी पिछले 1 साल में। हुँ। वो एक बहुत बड़ा, जो मैं हर एक को ये बात बताता हूँ, एक बहुत बड़ा बफर था, बहुत बड़ा बफर था मेरे पास यार। बिकॉज़ हम लोग, वी आर वेरी पुअर व्हेन इट कम्स टू सेविंग। आप खुद अगर पर्सनल फाइनेंस पे अगर हम अलग से बात मैं करेंगे, ज़ाहिर हाँ, है इस थोड़ा-सा इस पे टॉपिक को बात देख करूँ सकते हैं। कि सो यार दिस इज़ द स्टोरी क्योंकि एज़ फार क्योंकि एज़ लेट्स जी। से मैं बात करूँ, अगर मैं यूएई में रहता हूँ ना, तो मैं तो यहाँ पर देखता हूँ और मैं बिलीव यू जी। मी नॉट कि हाँ, यहाँ पर ऐसे लोग भी हैं जो 10,000 दिरहम सैलरी कमाते हैं, जो कि पाकिस्तानी इस वक़्त कोई 8 लाख रुपए से थोड़ा-सा कम बनते हैं, व्हिच इज़ वेरी गुड, बट यहाँ के हिसाब से कम है वो। राइट, लेकिन वो पूरी अपनी फैमिली चला रहे हैं, उसमें या सेविंग भी कर रहे हैं, पैसे भी भेज रहे हैं पाकिस्तान और सब कुछ कर रहे हैं। 4-4 बच्चे हैं उनके। मैं ऐसे बंदे को जानता हूँ जो 10,000 दिरहम में 4 बच्चे अपने स्कूल में पढ़ा रहा है, पैसे भेजता है पाकिस्तान और पूरा अपना काम चला रहा है। और ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो 50,000 दिरहम सैलरी के ऊपर थे और ड्यू टू फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट इस वक़्त वो जेल में बैठे हुए हैं। तो मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ और ऐसे लोगों को मतलब वॉव! आपको आपका कुछ नहीं पता होता कि कैसे बंदा किस वक़्त जो है ना और मुझसे वो लोग पूछते हैं, मैं बात करता हूँ ना, तो मैं जब 50,000 60,000 दिरहम की बात करता हूँ, तो लोग कहते हैं यार ऐसी सैलरी होती नहीं है और जब इतनी सैलरी किसी की है तो उसको क्या ज़रूरत है फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीखने की आपसे। मैं कहता हूँ भाई आपको नहीं पता, आपका विज़न ही नहीं है, आपको पता ही नहीं कि जो है ना लोग यहाँ पर कैसे-कैसे मैं नहीं कहना चाह रहा वो वर्ड, लेकिन कैसे-कैसे इश्यूज़ में फँस जाते हैं। और उसकी हुँ, वजह से आपको शुरू से ये जितना पहले आप स्टार्ट करेंगे, मैं कहता हूँ कि लेट्स से वॉरेन बफेट जैसे कहता है ना, कंपाउंडिंग एक एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड है। लेकिन कंपाउंडिंग नॉट ओनली इन इन्वेस्टमेंट कि आप पैसे कैसे कंपाउंड करते हैं, लेकिन आपका एक्सपीरियंस भी हेल्प मतलब मैटर करता है। अगर आप लेट्स से या, ₹5,000 से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप स्टार्ट करते हैं, वो शुरू में आपको लगेंगे शायद ज़्यादा पैसे नहीं हो, ₹5,000 पे लेट्स से 10, 15, 20% आपको सही। ज़्यादा नहीं लगेगा। या, लेकिन जब वो या, 5-6 साल गुज़रेंगे तो बढ़ेंगे और आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा। वो कंपाउंडिंग ऑफ एक्सपीरियंस इज़ व्हाट बिल्कुल। मैटर्स अ लॉट। तो मैं इस पे भी चाहूँगा कि क्योंकि अच्छा मैं जब बात करता हूँ ना, तो मैं यूएई में रहता हूँ, तो थोड़ा-सा मैं ऑलमोस्ट 12-13 साल से पाकिस्तान में नहीं हूँ। तो ऑल्दो कि मैं जाता रहता हूँ, हर 2-3 महीने में मेरा पाकिस्तान चक्कर लगता है, लेकिन मेरे मेरे पास क्योंकि यहाँ एवेन्यूज़ हैं और बहुत सारे जिनसे मैं इन्वेस्ट करता हूँ और मैं अभी भी कहता हूँ कि स्टॉक मार्केट पाकिस्तान की भी अ, आफ्टर ऑल दैट डिवैल्यूएशन और सब कुछ, मैं अभी भी हर महीने कुछ ना कुछ ज़रूर इन्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि उसका बहुत बड़ा रीज़न है कि कुछ नहीं पता कि किस वक़्त एक एक फ्लाइट आए और उस वक़्त आप मिस करेंगे बोट को। तो वो आपका लाज़मी होना या, चाहिए। तो मैं पाकिस्तान एब्सोल्यूटली। के पर्सपेक्टिव से मैं बात करूँगा कि किस तरह से आप रिकमेंड करते हैं लोगों को, क्योंकि मैं जब बात करता हूँ तो लोग फिर वो उससे कनेक्ट नहीं करते, लेकिन आप बात करेंगे, आप पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, तो वो उससे कनेक्ट करेंगे लोग। तो वो किस तरह से हाँ, शुरू से कैसे लेके चलना बिल्कुल। चाहिए अपनी जॉब में?
अच्छा वली देखिए, मेरी एक मैं जब भी यूथ के साथ खास तौर से मैं अपने आप को जब एंगेज करता हूँ, आई एम अ पार्ट ऑफ अ प्लेटफॉर्म, इट्स कॉल्ड द यूथ इम्पैक्ट। अगर आप मेरा सोशल मीडिया फॉलो करते हैं, आपको पता होगा यस। कि मैं जरा कैंपिंग शैम्पिंग ट्रिप्स पे जाता रहता हूँ। सो हम्म। यूथ इम्पैक्ट इज अ वेरी यूनिक ऑर्गेनाइजेशन जिनके साथ मैं अब आई वर्क। लास्ट ईयर मेरी उनके साथ एक कॉन्ट्रेक्चुअल एक उनका सेटअप था मेरा उनके साथ, बट नाउ आई वर्क एज अ वॉलंटियर। एंड यूथ इम्पैक्ट बेसिकली विल्डरनेस बेस्ड लीडरशिप कैंप्स करती है नौजवानों के। अच्छा, मैं उसमें ना एक सेशन कंडक्ट करता हूँ, दैट आई थॉरली एंजॉय। वो विल्डरनेस में हम किसी कैंप में या किसी घास पे लगा के एक सेशन करते हैं, इट्स कॉल्ड द लाइफ स्किल्स। और लाइफ स्किल्स में जो है ना, वो मैं यही बातें कर रहा होता हूँ जो मैंने आपको बताया ना, मेंटोरिंग वाली, कि जिंदगी में तुम अभी तो तुम 18-20 साल के बच्चे हो बेटा, तो तुम 24 साल की जिंदगी में हो, तुम्हें क्या, व्हाट आर द थिंग्स, व्हाट आर हम्म। माई लर्निंग्स, तो मैं तुम लोगों को इनकलकेट करना चाहता हूँ, वो मेरी क्या गलतियां हैं जो मैं चाहता हूँ तुम लोग ना करो। तो उसमें एक जो चीज मैं बताता हूँ, वो मेरा बड़ा एक अलग से फोकस होता है ऑन सेविंग्स, सेविंग्स के पार्ट के ऊपर। और सेविंग्स में समथिंग कॉल्ड द 20% रूल, जो मेरा अपना बनाया हुआ रूल था। बाद में मुझे पता चला कि ये तो फायर एक्चुअल अप्रोच में में रूल है। एक्चुअली यूज किया जाता है। हम्म। 20% हम्म। रूल सिंपल सी ये बात बोली जाती है कि भाई अगर आपके पास 100 रुपए सैलरी आ रही है, तो आपके पास 100 रुपए सैलरी नहीं है, आपके पास 80 रुपए सैलरी आ रही है, ठीक है जी। और वो जो 20 रुपए हैं, वो आपका उस पर कोई अधिकार ही नहीं है, वो आपका कोई हक ही नहीं है, आपके मुस्तकबिल का उस पर हक है। योर फ्यूचर, इट्स द योर फ्यूचर्स, भत्ता बोल दें उसको, हफ्ता बोल दें, जो भी आप कहना चाहें आप उसको हम्म। बोलें। जस्ट टेक दोस 20 रुपीज सेपरेट एंड इन्वेस्ट दोस, ठीक है जी। तो अपनी पहली सैलरी, बच्चों को भी ये बोलता हूँ, तुम्हारी पहली सैलरी 50,000 नहीं है, तुम्हारी पहली सैलरी 40,000 रुपए है। तुम्हारे 10,000 रुपए जो है, वो तो तुम्हारे फ्यूचर का है, उसको इन्वेस्ट कर दो। पाकिस्तान में इस वक्त, अच्छा अब आपने करना शुरू कर दिया, और फिर जो एक और बात मैं समझाने की कोशिश करता हूँ बच्चों को, वो ये कि खुदा के लिए इन पैसों को करंट अकाउंट में मत छोड़ना। अक्सर हमारे मौलवी साहबान की बातों में आ जाते हैं, करंट अकाउंट में सूद नहीं हम्म। होता। अरे भाई क्या बातें कर रहे हो यार, किसने कह दिया तुमको करंट अकाउंट में सूद नहीं होता यार? वही तो हम्म। पैसा जाके बैंक लैंड करता है, उस पर तो बैंक, बल्कि सबसे करंट ज्यादा फायदा अकाउंट उसी किसी को होता है। कन्वेंशनल बैंक में रखे तो आप उसका हाँ। ज्यादा भला कर रहे होते हैं। हाँ, हाँ। इसमें हाँ। आप क्या समझाएं, बड़े बाहर हाल चली थी। बच्चों को जरा समझाएं, वो कच्चे दिमाग के होते हैं, समझ जाते हैं जरा। हम्म। सो उसमें ये कि भाई अब आपके पास वो 20 रुपए आ गए। अब ये 20 रुपए करते 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 पूरे साल में आपके हो गए 200, कितने, 240 रुपए। अब ये 240 रुपए का करना क्या है, लाइक हर महीने 20 रुपए आप कहाँ इन्वेस्ट करेंगे? उसमें मैं यही बच्चों को समझाता हूँ, बेटा पोर्टफोलियो बनाया जाता है। इस वक्त तो पाकिस्तान में आपको पता है कि फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में चांदी हुई हुई है, लाइक इस वक्त तो 21%। तबाही फिरी हुई है, 16-17% हम्म। तो ऐसे बट रहे हैं। बल्कि जी हाँ, टी अभी मैं बिल्स यही बोलने लास्ट। वाला था कि अब तो हाँ। 20-21% जो है। हाँ। हाँ, टीबल टीबल्स का बस वो फिर यही है कि वो सुकून ढूंढे शरिया कहीं आप कंप्लायंस का पे, वो मसला बहुत होता है। सारे हाँ। लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं। हम्म। जी हाँ, शरीय हम्म। कंप्लाइंस, मगर अब जैसे म्यूचुअल फंड है, अलमीजान है, उनकी एक प्रोडक्ट आ गई, अभी एक साल के लिए लॉक कर रहे हैं, वो आपको 90-20% दे रहे हैं। आरिफ माशाल्लाह। अभी, एमसीबी हम्म। आरिफ अभी अपनी प्रोडक्ट ले आया 20-20%। भाई इतना तो प्रॉपर्टी में तुम्हें गेन नहीं मिलता पाकिस्तान में, क्योंकि हम्म। प्रॉब्लम वाली पाकिस्तान में ये है कि द मोमेंट यू टेक द नेम इन्वेस्टमेंट, पीपल थिंक रियल एस्टेट हम्म। इन्वेस्टमेंट। हम्म। अदिल भाई पैसे ही नहीं है मेरे पास, मैं कहाँ से फ्लैट खरीदूंगा? मैंने कहा, मैंने कब तुम्हें बोला मैं कहाँ से प्लॉट खरीदूंगा बहरिया टाउन में? हम्म। हम्म। अच्छा, आई एम सॉरी टू से, आई मे साउंड सेडिस्ट हियर, लेकिन जो लोग अभी बहरिया टाउन में रुल रहे हैं ना यार, मुझे इतनी खुशी हो रही है उनको देख के। इतना मैं समझाता था, मत घुसो बहरिया टाउन में। बहरिया टाउन कराची की मैं बात कर रहा हूँ, आई नो। मत घुसो। ये दो हाँ। साल पहले जो लोग गए थे, 25-30% पे कम पे है, बेसिकली वो डेड एसेट हो गया उनका। मैं लोगों को यही समझाता हूँ कि देखो तुम्हारा एसेट जो है, इट शुड बी इट शुड बी अर्निंग सम रिटर्न टू यू एवरी मंथ। कैश कुछ फ्लो ना इज द कुछ किंग। तुम्हें रिटर्न जरूर अर्न कर रहा हो। प्लॉट में हम्म। होता क्या है, या कैश फ्लो इज द किंग। आई मीन मुझे नहीं पता था ऑनेस्टली स्पीकिंग। वो कार्ल यूंग एक बड़ा मशहूर साइकोलॉजिस्ट गुजरा है, कल अपने शो में भी इसका मैं जिक्र कर रहा था। उसकी थियोरी है कलेक्टिव अनकॉन्शियस की, कि इंसान के अंदर सर्टेन इंस्टिंक्ट अल्लाह ताला ने इनबिल्ट डाल दिए। कभी कभार ऐसा होता है ना कि आप कोई थियोरी लेकर आते हैं, पता चला जी आपसे 20 साल पहले तो कोई और ये बात कर चुका था। तो अब मुझे नहीं पता था कि रॉबर्ट कियोसाकी जो है, वो रिच डैड पुअर डैड वाला जो बंदा है, वो यही बात करता है कि आप इन्वेस्ट करो, बट योर इन्वेस्टमेंट मस्ट नॉट बी इन डेड एसेट्स, इट हम्म। मस्ट बी अर्निंग यू सम रिटर्न एवरी मंथ, कुछ ना कुछ कर रहा हो। तभी वो सिर्फ कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टीज या कंस्ट्रक्टेड रियल स्टेट में, हमारे यहाँ क्या है जी, प्लॉट लेके डाल दो। मैं लोगों को यही बोलता हूँ यार, प्लॉट लेकर तुम्हें इसका रिटर्न मिलने वाला है 10 साल में, तो 10 साल क्या करोगे तुम यार? वाई आर यू वाई आर यू कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन योर लाइफ स्टाइल? वाई नॉट यू इन्वेस्ट समथिंग उस पैसों का होगा जिसमें तुम्हें हर महीने कुछ ना कुछ जो है रिटर्न मिलता रहे, ताकि तुम्हारा अभी तो बेहतर हो। हम्म। तो मैं, जाहिर है जो मेरी रिकमेंडेशन होती है और जो मैं बात करता हूँ, जाहिर है वो यही होती है कि इस वक्त तो आपके पास हर महीने कुछ ना कुछ सेव करें। अब वो आपने बोला कि 5,000 अभी तो बहुत कम दिख रहा है,
लेकिन से उनके साथ में अक्सर कोई मुझे फारिग दिखता तो उसको बुला के तकरीरें करने का तो शौक है हमको, हुँ, अंदाज़ा हो गया हुँ, होगा आपको अभी। तो हुँ, मैं उनको ना बच्चों को समझाना शुरू कर देता था, बेटा ये नंबर है, इसको फ़ोन करो, हर महीने ₹5000 इन्वेस्ट करो, तुम 20 साल बाद मुझे दुआएँ दोगे, मैं ज़िंदा होऊँगा या पता नहीं होऊँगा, तुम मुझे दुआएँ दोगे कि सर अदील हमें क्या ज़बरदस्त काम करवा के चले गए यार, कि आज मेरे वो 20,000 कई मिलियन रुपीज़ जो हैं, जो मैं हर महीने 20-20 हज़ार रुपए लगाता था, वो कई मिलियन रुपीज़ जो हैं बन चुके हैं और मैंने अपने आई हैव डबल्ड माय सेविंग्स एंड ऑल। तो अ, कोशिश करते हैं समझाने की लोगों को यार कि रियल एस्टेट के चक्करों में प्लीज़ ओके, अगर तुम्हारे पास बहुत पैसा है लगा दो रियल एस्टेट में यार। कोई अपार्टमेंट लेके उसको रेंट पे चढ़ा दो हर महीने 30-40 हज़ार। मैं तो जहाँ रहता हूँ छोटा-सा अपार्टमेंट है, 80,000 रुपए हाँ, मेरा तो ओन्ड अपार्टमेंट है बट जो किराए वहाँ पे 80,000 रुपए पे किराए पे जाता है। तो अब कोई अगर अपार्टमेंट किसी के पास हो तो 80,000 रुपए इज़ नॉट अ बैड इनकम स्ट्रीम। बट खुदा ना हुँ। इन प्लॉटों के चक्कर में ना पड़ा करें यार। ये फालतू चीज़ है बिल्कुल। बहुत बहुत ज़ुल्म होता है आपका इनके साथ। तो स्टॉक मार्केट येस आपने बहुत वैलिड पॉइंट बताया। मैं आजकल अपने शो में थोड़ा बहुत लोगों को ये कहना शुरू कर गया हूँ कि यार देखो ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान का जो ये पॉलिटिकल क्राइसिस है, ये एक अब अपने कंक्लूजन की तरफ जा रहा है। हमने 1 साल अपना ज़ाया किया, हमने तबाह कर दिया अपना 1 साल कुछ लोगों की अना और ज़िद की वजह से। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि सबको अंदाज़ा हो गया है कि यार हमने बहुत जो है वो अ, वक़्त ज़ाया किया है, अब चीज़ें जो है हम आगे लेकर जा रहे हैं। सो व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ मेरा ख़्याल से आई थिंक मार्केट के लिए मुझे ज़रा थोड़ा-सा पॉज़िटिव सिनेरियो लग रहा है। इवन इन द वर्स्ट ऑफ द मार्केट्स यार देयर आर सम वेरी गुड शेयर्स जो आपको बड़ा रेगुलर डिविडेंड्स देते हैं। तो इन्वेस्ट इन दीज़ जिसे आप इन्वेस्टमेंट ग्रेड शेयर्स होते हैं आपके, आप उनमें जाके इन्वेस्ट करें। किसी को हेल्प चाहिए हो तो मैं अक्सर 4-5 शेयर्स हैं जो मेरे पसंद के शेयर्स हैं, मैं ज़रूर बताता हूँ उनके मैं कहता हूँ आप बिल्कुल, बता भी दें वो शेयर्स क्योंकि मैं भी बात करता रहता हूँ ऑल्दो कि वो इट आई वुड से बिल्कुल। कि जो है ना वो इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है लेकिन जस्ट टू हाँ, टेल यार वो पीपल पता है के फिर जो है वही ना डर लगता है ना कि एसईसीपी छापा ना मार दे कहीं और ये ना बोले कि यार ये आपने इन्वेस्टमेंट एडवाइस आपको पता है ना कि मीडिया पे आप एडवाइजरी दे नहीं सकते। बट एग्रो हाँ। मेरा बड़ा फेवरेट शेयर है यार। एग्रो इज़ अ वेरी गुड हुँ, शेयर, रिलायबल शेयर। एक जो मेरा और बड़ा फेवरेट शेयर है इट्स कॉल्ड टीजीएल, तारे ग्लास लिमिटेड, जो टोयो नासिक बनाते हैं ये बहुत अच्छा डिविडेंड देते हैं ये लोग। मुझे बिल्कुल। ये शेयर आज हप्पो इज़ अ वेरी गुड कंपनी, ब्लू चिप शेयर है बहुत और पैसे उसका आए हैं अभी। डिविडेंड जो है वो भी अच्छा हुँ, इनका पे आउट वगैरह रहता है। हुँ। जी, बिल्कुल एग्ज़ैक्टली तो मैं यही कह रहा हूँ कि यार फॉर स्टार्टर्स यानी अगर आपको अभी टीआरजी और टेलीकॉम वगैरह से अभी ज़रा दूर रखना है अपने आप को एंड यू जस्ट हुँ। वांट टू मार्केट में अपनी एंट्री लेनी है, तो दीज़ आर वेरी गुड शेयर्स टू स्टार्ट विथ। सही। अच्छा इसके अंदर तो लोगों को मतलब शुरू से आई वुड से कि जो है ना ठीक है सेविंग्स होनी चाहिए, इमरजेंसी फंड होने चाहिए। इमरजेंसी फंड आपके पास हर सूरत में होना चाहिए या क्योंकि आपको नहीं पता कि यू नेवर 6 मंथ्स का 1 ईयर का इमरजेंसी फंड होना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर एक और मसला ये है कि मैंने अभी रिसेंटली भी देखा कि किस तरह से लेट्स से अल्लाह ना करे मेडिकल इमरजेंसी आपके साथ हो जाए और आपके पास इंश्योरेंस वगैरह ना हो तो या वो फिर इट इट कैन बिकम नाइटमेयर। तो थोड़ा-सा इसके बारे में बताएँ कि लोग इंश्योरेंस लिया करें एब्सोल्यूट पाकिस्तान में मेडिकल इंश्योरेंस, नॉट दैट इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस भी लेनी चाहिए मेरे ख्याल से लेकिन उसको कपल नहीं करना चाहिए इन्वेस्टमेंट्स के साथ। आपकी जो भी इंश्योरेंस हो वो उस पर्पज़ के लिए होनी चाहिए। चाहे लाइफ इंश्योरेंस लेनी है तो ले लें आप लेकिन मेडिकल इंश्योरेंस तो लाज़मी होनी चाहिए। तो पाकिस्तान में क्या स्टेटस है इस वक़्त? नॉर्मली क्या क्या कुछ आइडिया है आपको प्रीमियम क्या है और लेना बनता तो है, वो तो आई एम श्योर कि बनता है। यहाँ पर मैं जी, यूएई मैं में आपको रहता हूँ तो बताता लाज़मी हूँ। लेना चाहिए। जी। जी। ओहो! बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, पाकिस्तान में जो सैलरीड लोग हैं, उनकी तो कंपनी किसी न किसी फ़ॉर्म में इंश्योरेंस प्रोवाइड कर लेती है, लेकिन ये एक बहुत कम कंपनी, हर कंपनी में नहीं है। मैंने क्योंकि टीसीएस का इंश्योरेंस बिज़नेस देखा है, हमने कुछ प्रोडक्ट्स बनाई थी, माइक्रो इंश्योरेंस कंपनी अपने एम्प्लॉइज़ को जो 60 लोगों की, 70 लोगों की कंपनी है, उनका देयर इज़ नो मेडिकल कवर एट ऑल। हुँ। मैं अगर देखें, अगर अपनी कंपनी की बात अपनी फैमिली की बात करूँ, जब मैंने नौकरी छोड़ी, तो ज़ाहिर है मुझे मेडिकल इंश्योरेंस लेनी थी। मैंने जो रेकी वगैरह मारी, तो मुझे उससे अंदाज़ा यही हुआ कि आपको 50 से 60,000 रुपए फॉर द ईयर में आपको फॉर माय एंटायर फैमिली जिसमें 5 मेंबर्स हैं, मेरी वाइफ और मेरे 3 बच्चे, आपको एक बहुत अच्छी पॉलिसी आपको मिल जाएगी उसमें। दैट वुड अच्छा, प्रोवाइड यू अ रीज़नेबल कवर। आई एम व्हिच प्रीटी इज़ श्योर नॉट बैड एट ऑल। इंटरनेशनल स्टैंड व्हिच इज़ Which is एक्चुअली not bad at all. एक्सीलेंट व्हिच इज़ Yes. बल्कि मैं तो जो पॉलिसी फाइनल कर रहा था वो तो 80,000 रुपीस की थी। मैं तो सिर्फ ये बोलता हूँ कि यार इस 80,000 को डिवाइड बाय 12 कर दो। आई मीन इट्स जस्ट लाइक 6,000 सम हंड्रेड कुछ रुपीस भी नहीं है। एंड उसमें आपको जो है ना दिस इज़ हाँ। यार अब तो 5-6 हज़ार का एक वो मील करने चले जाएँ अच्छे रेस्टोरेंट में, मिड रेस्टोरेंट में तो उतना खर्चा हो जाता है यार, इतना महँगा हो गया है खाना अब। तो उसमें अगर आपको फैमिली को मेडिकल केयर मिल रहा है, लेकिन यार हम पाकिस्तानियों का ज़रा मसला है, आपको पता है कि मैं देखता हूँ लोग अब तो गाड़ियाँ इतनी महँगी 80-80, 90-90 लाख की लोग गाड़ियाँ सड़क पे निकाल लेते हैं इंश्योरेंस कराए बगैर। लाइक यस, उनके मैं तो यस। हैरान होता हूँ
उनके हाथ नहीं काँप रहे होते गाड़ी चलाते हुए कि यार सही कोई बात है, आके मुझे ठोक के और मार के चला जाए। सही मैं बात तो है। भाई जब तक मेरे पास कवर नोट नहीं आता, मैं तो गाड़ी अपनी डीलरशिप से निकाली ही नहीं मैंने। मैंने कहा बिल्कुल। भाई ये पहले इंश्योरेंस होगी, उसके बाद ही मैं इसको दुकान से मैं निकालूँगा जब ये सी इंश्योरेंस। बट हमारे यहाँ ज़ाहिर है लोगों की रिस्क एपेटाइट जो है ना, वो बहुत ज़्यादा है। हुँ, मैं ये बोलूँगा कि अ अल्लाह ताला पे जितना ईमान और यकीन इस कौम को है ना कि अल्लाह मेरी हिफाज़त करने वाला है, वो तो हुँ, यानी हुँ, अल्लाह ताला भी पूछेंगे इनसे कि भाई इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आया तुम लोगों में? सही लेकिन बात है। यार ये मसला है हमारे यहाँ ओवरऑल इंश्योरेंस का। आई रियली फील दैट इंश्योरेंस हम उसको लाज़िम चीज़ समझते नहीं है। जिस तरह हुँ, खाना-पीना ज़रा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, जिस तरह और सारी चीज़ें करना इम्पोर्टेंट है। एक बात जो मुझे आपकी बहुत अच्छी लगी और जो मैं अब लोगों को बताता हूँ, एंड आई लर्न्ड दिस लेसन द वेरी हार्ड वे, दैट लाइफ इंश्योरेंस को खुदा के लिए डू नॉट ट्रीट इट एज़ एन इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट। ये इन्वेस्टमेंट हुँ, प्रोडक्ट नहीं है। बिल्कुल। इट्स द मोस्ट पैथेटिक एंड वर्स्ट क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट दैट यू कैन डू। लाइफ हुँ, इंश्योरेंस को आप सिर्फ एक तरह की जो है ना वो इस तरह ले लें, खुदा ना खास्ता इफ आई एम नॉट देयर टुमारो देयर विल बी, मेरी फैमिली के समथिंग साथ कुछ हो जाएगा, बिल्कुल, बिल्कुल। तो कम से कम थोड़ा बहुत उनका भला हो जाएगा। और मैं इसी मैंने मैंने और आई हैड 3 पॉलिसीज अंटिल रिसेंटली। आई हैव जस्ट 1 पॉलिसी राइट नाउ। मैंने बाकी 2 एनकैश करा ली हैं अपनी। मैंने कहा यार छोड़ो उसको, मैं कोई इन्वेस्ट कर फ़ायदा देता नहीं है। हूँ। अ, हाँ, और यकीन जाने मुझे लॉस, एक पॉलिसी में लॉस हुआ मुझे यार। आई डोंट हुँ। नो क्या करते हैं, किधर इन्वेस्ट करते हैं ये लोग। और ये बट चीज़ मैं खुद हर जगह ज़ाती होती है तौर से बाय ये द वे, ये रिकमेंड सिर्फ़ करता हम हूँ। पाकिस्तान में कहते हैं कि पाकिस्तान में मिसलीड करते हैं लोगों या को, अलग तरह से बेचते हैं, ये मैं दुबई में भी देखता हूँ, ये इंडिया में भी मैं बहुत देखता हूँ। इंडिया के मैं कुछ चैनल्स को फ़ॉलो करता हूँ, तो वहाँ पर भी ये बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट जो जो प्रैक्टिस है और पूरी दुनिया में है। तो इंच और पूरे गोरों को भी बिल्कुल, मैं देखता हूँ, गोरे भी यही कहते हैं कि भाई इन इस तरह के प्रोडक्ट से दूर रहें आप, जिसमें आपको लाइफ़ इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट कोई बेच रहा हो। आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ अगर इंश्योरेंस राइट, करनी है, तो इंश्योरेंस करें आप। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, तो इंश्योरेंस बिल्कुल। करें। सॉरी इन्वेस्टमेंट करें, तो वो अलग-अलग दैट रखें इज़ दोनों चीज़ों को। ये पर्सनल फाइनेंस का बाय द वे एक और एक एस्पेक्ट आ गया उसके अंदर के आप जब भी स्टार्ट करें अपनी और ये या ₹6000 तो कुछ भी नहीं है। मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँ यहाँ पर यूएई के अंदर 1 साल का एक बंदे का अगर आपको कंपनी इंश्योरेंस नहीं दे रही है तो आपको 6-7 एट लीस्ट 4000 से स्टार्ट होती है पर ईयर 4000 5000 दिरहम पर ईयर से स्टार्ट होती है। अगर 5000 दिरहम रखने हैं तो 5000 ओह! मल्टीप्लाई बाय 8 तकरीबन 4 लाख रुपए पर पर्सन पर फैमिली की बात नहीं हो रही है, पर पर्सन की बात हो रही है, वो इतनी वाह! एक्सपेंसिव है और ये भी ऐज पे डिपेंड करती है, अगर आप जैसे-जैसे ऐज कर रहे होंगे, वो बढ़ती जाएगी उसमें। तो हुँ, एनीवेज़ ये दीज़ आर द थिंग्स व्हिच आर वेरी इंपोर्टेंट कि पर्सनल एक्चुअली फाइनेंस को लोगों ने शुरू से देखना चाहिए और अगर शुरू से नहीं भी देखा, तो अब स्टार्ट कर दें, एज़ एज़ सून एज़ पॉसिबल स्टार्ट कर दें। तो अदील अच्छा या इसके बाद थोड़ा-सा मैं इस पे आता हूँ कि पाकिस्तान के हालात आजकल किस तरह के हैं? क्योंकि हम बाहर जैसे बैठे हुए होते हैं, तो हमको तो डूम एंड ग्लूम ही नज़र आता है और ख़ास तौर पे जब रूपी डिप्रिशिएट हो रहा होता है, क्योंकि मैं भी अगर देखूँ तो 2019 तक तो मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ पाकिस्तान में इन्वेस्ट किया था। क्योंकि जो नॉर्मल एक्सपैट होता है, जब जब एजुकेशन नहीं होती है, तो उसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ नज़र आता है कि पहले तो अपना घर बनाओ और उसके बाद मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ ले लो और दैट विल रोल ऑन। और इसी तरह होता रहा है, मेरे फादर भी बाहर थे, उन्होंने भी इसी तरह से किया था और मैं राइट, भी अब इसी तरह से कर रहा था। लेकिन जब मुझे समझ में आई बात तो मैंने कहा नहीं, ड एक तो डाइवर्सिफ़ाइड रहना चाहिए, अगर एक कंट्री में है तो उस कंट्री में डाइवर्सिफ़ाइड, अदरवाइज़ ऑप्शन है तो आउट ऑफ दैट कंट्री डाइवर्सिफ़िकेशन होनी चाहिए। इसमें अब लोग परेशान होते हैं कि यार एसेट्स की पैसे नीचे कम या हो गए पाकिस्तान के अंदर, तो वो तो ख़ैर एक अलग चीज़ है, लेकिन पाकिस्तान के हालात में अब क्योंकि आपका तो मीडिया से ताल्लुक है उस तरह से, तो किस तरह से देख रहे हैं और आगे क्या नज़र आ रहा है पॉलिटिकली भी और फाइनेंशियली भी, इकोनॉमिकली भी, क्या सिचुएशन है? या देखिए अ, पाकिस्तान के हालात कोई इसमें देयर इज़ नो पॉइंट शुगर कोटिंग एनीथिंग। आई मीन पाकिस्तान के हालात खराब हैं और पाकिस्तान के हालात खराब हैं। मैं अभी भी ये समझता हूँ कि कराची का स्ट्रीट क्राइम एक पेक्यूलियर इश्यू है, लेकिन पाकिस्तान के लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इस वक़्त इतनी खराब नहीं है। द वे गवर्नमेंट वांट्स यू टू बिलीव कि जी इलेक्शन डिले कराने हैं बिकॉज़ लॉ एंड ऑर्डर खराब है, नहीं। आई थिंक जो बंदा 2014, 15, 13 में पाकिस्तान रहा है, पोस्ट लाल मस्जिद जो पाकिस्तान में रहा है, उसको पता है कि यार बुरे हालात जो होते हैं वो कैसे होते हैं, ठीक है? सही जो बात है। खुदकुश बम्बारियाँ बॉम्ब जो ब्लास्ट जो हो रहा होता है। रोज़ाना का एक हुँ, मामूल बना था। हुँ, पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह इज़ बैक फ्रॉम द ब्रिंक। आई मीन वी शुड थैंक गॉड फॉर दैट। जिसकी भी एफर्ट थी, पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस थी, गवर्नमेंट की थी, उस वक़्त कन्विक्शन थी, सब कुछ था। इस वक़्त पाकिस्तान के अंदर 2 प्रॉब्लम है। इस वक़्त जो जो बड़े 2 डबल वहमी सिचुएशन है, वो एक पॉलिटिकल क्राइसिस है एंड आई रियली फील दैट द इकोनॉमिक क्राइसिस इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ द पॉलिटिकल क्राइसिस, ठीक है? हुँ, मैं हुँ, एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोपोनेंट हूँ वली इस फैक्ट का कि अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं आता, अगर इमरान खान प्राइम मिनिस्टर रह जाते, इकोनॉमिक कंडीशन इतनी बुरी नहीं होती, ठीक है? बिकॉज़ इमरान खान की प्रायोरिटी उनकी इकोनॉमी थी। इस गवर्नमेंट की प्रायोरिटी इकोनॉमी कभी थी नहीं। हुँ, इस गवर्नमेंट की प्रायोरिटी जो क्या थी, ज़ाहिर है वो आपको अपने केसेस थे, ये सारी चीज़ें थी। वो एक बंदे की ईगो थी जिसकी वजह से उनका इमरान खान से पर्सनैलिटी क्लैश हुआ।
उनको फारिग किया इमरान खान को, जो कुछ स्ट्रिंग्स हिलाई जाती हैं पाकिस्तान में, एक इनकॉम्पिटेंट गवर्नमेंट को लाके बैठा दिया गया। मैं तो हैरान होता हूँ उन लोगों पे जो ये समझते थे 1 साल पहले कि ये कोई आके पाकिस्तान को सहारा दे देंगे। देखिए द हुँ, एंटायर developing world, the emerging markets, we went through a crisis post COVID, and after COVID जो आपका इन्फ्लेशन का क्राइसिस आया, इट हर्ट एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड। लेकिन जो पॉइंट आता है वो ये आता है कि यार हमने कितने बड़े-बड़े ओन गोल्स किए हैं पिछले 1 साल में। मैं तो कहता हूँ इस पे बड़ा अच्छा एक डिस्कशन अलग से हो सकता है बिल्कुल। कि यार पहले आपने इमरान खान आपने कहा जी 1.5 महीने उन्होंने पेट्रोल प्राइस को फ्रीज़ रखा। आपको किसने बोला था कि यार आप पेट्रोल की प्राइस पे फ्रीज़ ना रखें? आपने माशाल्लाह 3 महीने रखा। ठीक है जी। उसके बाद जी आप हर चीज़ के लिए कह रहे हैं जी हम पेट्रोल की प्राइस बढ़ाने के लिए नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के पास जाएँगे। अरे क्या हो गया यार? वो तो भाई पाकिस्तान के बड़े इंपोर्टेंट सिक्योरिटी डिसीजन, बिकॉज़ क्या है आपको पेट्रोल प्राइस बढ़ाने के लिए आर्मी को ऑन बोर्ड करना है। प्लस आप जो हैं जी मिफ्ता इस्माइल साहब, उनके खिलाफ अपनी पार्टी में साजिशें चल रही हैं। आपने उनकी बॉडी लैंग्वेज देखी कि मैं अपने शो में उस वक़्त बोला करता था लास्ट अगस्त सितंबर में, यार मिफ्ता इस्माइल को साइकोलॉजिस्ट की हेल्प चाहिए, इसका नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा। उसके हुँ, चेहरे के एक्सप्रेशंस चेक करें आप। हुँ, आजकल देखिए कितना खुश-खुश नज़र आ रहा होता है, वो री-इमेजिनिंग पाकिस्तान सेमिनार से खिताब कर रहा होता है। क्यों? हुँ, क्या जी इसहाक डार को लाना था। नाउ हू इज़ इसहाक डार? आई मीन ही इज़ द बिगेस्ट कॉन मैन इन पाकिस्तान्स इकोनॉमी यार। जब भी इसहाक डार आया है, पाकिस्तान की इकोनॉमी तबाह करके गया है। आप उसको एयरफोर्स के जहाज में चकला-लपा ऐसे उतार रहे हैं जैसे पता नहीं कोई बहुत ही बड़ा आदमी आने वाला है। हुँ। वो जो आईएमएफ के साथ आपको अप्रैल में लॉक करना था स्टाफ लेवल एग्रीमेंट, आप सितंबर में जाके लॉक करते हैं, अगस्त सितंबर में। सितंबर में आप फारिग करते हैं मिफ्ता इस्माइल को, आप इसहाक डार को लेकर आते हैं। पहला काम इसहाक डार, वही पागलपना, करेंसी फ्रीज़ करा दी, करेंसी आईएमएफ की हटा दी हाँ, आपने फिर। आई मीन दैट इज़ अ आई मीन डिज़ास्टर। सीरियसली स्पीकिंग दैट हुँ, वाज़ अ डिजास्टर। लाइक उसका कितना नुकसान हुआ? उसका नुकसान आपके रुपये की डेप्रिसिएशन में हुआ। सो मच ऑफ द इन्फ्लेशन राइट नाउ इन पाकिस्तान इज़ इम्पोर्टेड। उसका नुकसान आपका हुंडी हवाला रेमिटेंसेस का नंबर। मैं क्या पागल हूँ कि मैं 270 पे भिजवाऊँगा रुपए, जब मुझे 300 व 310 पे मैं घर वाले भिजवा बिल्कुल, सकता हूँ। लाइक व्हाट बिल्कुल। हुआ दोज़ क्रेज़ी पीपल यार। उसका हुँ, नुकसान आपकी एक्सपोर्ट्स को हुआ। आपने इम्पोर्ट्स को, क्योंकि आपका फॉरेक्स डिप्लीशन ऐसा हुआ है, पैसे आपके आने चोक हो गए, आपने अपनी इम्पोर्ट्स को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। जब मैंने अपनी इम्पोर्ट्स को रिस्ट्रिक्ट किया तो उसका इम्पैक्ट मेरी एक्सपोर्ट पे आया, बिकॉज़ आपकी इंडस्ट्रीज़ आर नॉट डिलीटेड, उनमें उनमें लोकलाइज़ेशन नहीं हुई हुई है। आप इम्पोर्ट करते हैं, उसमें वैल्यू ऐड करते हैं और आप उनको एक्सपोर्ट कर देते हैं। जब आप इम्पोर्ट नहीं कर पा रहे, तो आप एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। जब आप एक्सपोर्ट नहीं कर रहे, तो आपकी एक्सपोर्ट्स में 30% डिक्लाइन आया है, इसमें 13% डिक्लाइन आया है इस महीने। सो यार ये हमारा जो 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 इस वक़्त मेस दैट वी आर इन, इट इज़ क्रिएटेड, इट इज़ वी नो हू हैज़ क्रिएटेड दैट। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की अवाम अब इतनी बेवकूफ़ नहीं है। मैं इन तमाम तर डिप्रेशन में, इस तमाम तर डूम एंड ग्लूम में, जो मुझे सिल्वर लाइनिंग नज़र आती है वली, वो ये है कि पाकिस्तान की अवाम की आँखें खुल गई हैं। पीपल हैव रियलाइज़्ड, हमने कोई अपने गलत हीरोज़ तो नहीं बना दिए थे। हमने जो है वो जिनको अपना हीरो समझते थे, कहीं वही तो असल विलन नहीं थे। इसमें मैं फर्दर डिटेल में नहीं जाऊँगा, बिकॉज़ आप तो दुबई में, मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ और आपको पता है अगर किसी आदमी ने ये देख लिया तो मैं उड़ जाऊँगा। लेकिन हाँ, एनीवे आई थिंक वी शुड बी वेरी क्लियर अबाउट दिस थिंग। आई थिंक पाकिस्तानियों में जो इस वक़्त पॉलिटिकल एनलाइटनमेंट आ गई है, ये एक अनप्रेसिडेंटेड नंबर है, थैंक्स टू सोशल मीडिया, थैंक्स टू डिजिटल मीडिया एंड ऑल। लोगों की अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज़ कॉन्सेप्ट, ये अब वो 90s वाला टाइम नहीं है यार कि आप कोई भी चूरन लाके लोगों को बेच देंगे और हम जो है वो चूरन, हम तो यार 90s में ये समझते थे कि जस्टिस सज्जाद अली शाह वाज़ ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ थिंग्स एंड मियां हुँ, साहब और नून लीग ने सुप्रीम कोर्ट पे सही हमला किया था। हम तो 16-17 साल के बच्चे होते थे, बिकॉज़ हम तो पीटीवी देखा करते थे खाली है। हमें क्या पता था हुँ, कि ये क्या हो रहा है। अब हुँ, हमें समझ में आया कि यार ये लोगों ने क्या हरकतें की थी। और इफ यू थिंक दैट 90s की 97 की हरकतें लाके आप 2023 में रिपीट कर सकते हैं, नहीं सर। अब के बच्चे बहुत स्मार्ट हो चुके हैं और हमारे अब ज़रा हमारे जैसे मिडल एज लोगों को भी ना थोड़ी-सी अकल आ गई है, वो वाला सीन है नहीं। सो मैं हुँ, इस तमाम चीज़ को ज़रा पॉजिटिवली देख रहा हूँ विद ऑल दीज़ नेगेटिविटीज़ अराउंड, कि पाकिस्तानियों को थोड़ी-सी समझ अकल आ गई है और इंशाल्लाह इलेक्शंस भी अब होना शुरू हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है ये प्रोसेस शुरू हो गया, एंड तमाम तर इनकी साजिशों के बावजूद ये प्रोसेस चलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। व्हिच इज़ व्हाई अच्छा इमरान खान फर्स्ट करें, वी ऑल नो दैट पीटीआई इज़ इमरान खान इज़ द प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग यार। इलेक्शंस होंगे, वी ऑल नो पाकिस्तान में क्या होना है। जब भी इमरान इलेक्शंस नहीं हो खान रहे का हैं, अगले कोई 2 साल, हाँ? जब भी इलेक्शंस हो भी नहीं रहे, कि वो जो अभी रेज़िस्ट कर इलेक्शंस रहे हैं नहीं वो हो रहे। सही आई है। मीन इट्स ऑब्वियस। आई थिंक ही इज़, जैसे मैंने अभी कहा, ही इज़ लाइक द प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग। आई मीन व्हाट डू यू थिंक, इमरान खान आते हैं तो उनके ज़हन में व्हाट इज़ गोइंग टू बी द पॉइंट नंबर 1 ऑन हिज एजेंडा? आई मीन इट कांट बी कि मैं नैब के लॉज़ अनडू करूँगा एंड ऑल। मुझे ज़ाती तौर से लगता है कि इस वक़्त इमरान खान जिस मेजॉरिटी के साथ ही शुड विन द इलेक्शन,
ऑपोजिशन उनके लिए एक लास्ट ऑफ द कंसर्न होना चाहिए। होनी आई तो थिंक उनका चाहिए, सबसे लेकिन बट इम्पोर्टेंट जो है इस नोइंग वक्त हिम थोड़ा सा वो भी वेंडेटा भी आ जाता है, लेकिन होना यही चाहिए कि इकोनॉमी आएगा, शुड बी द फर्स्ट थिंग। बिल्कुल आएगा। द थिंग इज दैट इकोनॉमी इज गोइंग टू बी इकोनॉमी ऑल आउट, हमें जाना है। इमरान खान ने अभी जो अपनी पिछली स्पीच की थी, अच्छा मेरी एक परसेप्शन है, मैं आपको बताता हूँ वली, और मेरी परसेप्शन ये है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट से तमाम मामला, ये जिस तरह ये पंजाब इलेक्शंस वाले निकले हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान में न्यूट्रल जो है वो वाकई न्यूट्रल हुए हैं, सीरियसली स्पीकिंग। और इमरान खान ने जो अपनी एक स्पीच अभी रिसेंटली दी थी लाहौर में, इट वाज अ वेरी अनऑर्थोडॉक्स स्पीच। बिकॉज इमरान खान की जो स्पीचें होती हैं उसमें ये हुआ जी, फलाना हुआ, साजिश हुआ, ये वो नहीं। आई मीन ही प्रेजेंटेड अ 10 पॉइंट एजेंडा फॉर द इकोनॉमिक रिकवरी ऑफ पाकिस्तान, अगर आपने वो तकरीर सुनी हो। और मैं भी हम्म। हैरान हो रहा था, मैंने कहा यार व्हाट्स रॉन्ग विद इमरान खान, आई मीन हेलो, इज दैट द सेम इमरान खान? ये डब्बे में कोई और तो नहीं है? वो हाँ। वही इमरान खान थे। बेसिकली ही वाज शेयरिंग हिज प्लान, ही वाज शेयरिंग हिज प्लान विद समवन, मे बी ऑडियंस उनकी कोई और थी, वैसे तो हजारों लोग वहां बैठे हुए सुन रहे थे, लेकिन शायद वो किसी और को भी कहना चाहते थे। मुझे जाती तौर राइट। से ऐसा लगता है कि आई थिंक इवन द एस्टेब्लिशमेंट हैज मूव्ड ऑन फ्रॉम दैट मोड नाउ। उनके लिए शायद ये एक्सेप्टेबल हो गए हैं कि बिकॉज यार आवाम की आवाज सुने ना यार। मैं अभी रोड ट्रिप पे था दिसंबर में, द पॉपुलैरिटी ऑफ इमरान खान इज अनप्रेस। मैंने अपनी जिंदगी में कभी किसी को इतना मकबूल नहीं देखा यार। और हम्म। पीपल आर नॉट जस्ट सपोर्टिव ऑफ इमरान खान, पीपल आर इमोशनल अबाउट इमरान। वो जो कराची में अर्ली 90s में अल्ताफ हुसैन के लिए हम देखते थे ना, लोग वोट तो अल्ताफ भाई को देना था, लेकिन लोग इमोशनल थे अल्ताफ हुसैन के बारे में बहुत ज्यादा। कुछ मुझे हम्म। पूरे पाकिस्तान में वो चीज नजर आई है। सो हम्म। इकोनॉमी इज गोइंग टू बी, विच इज वाई मैं थोड़ा पॉजिटिव हूँ। स्टॉक मार्केट शायद कुछ महीने अभी भी ऊपर नीचे रहे, लेकिन अगर आप एक लॉन्ग टर्म व्यू ले रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आई थिंक इट्स अ डिसेंट टाइम टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट, बिकॉज इकोनॉमी एजेंडा पर होगी टॉप पे। द ओनली प्रेयर एंड दुआ दैट आई हैव कि एक बार फिर से शौकत तरीन को फाइनेंस मिनिस्टर ना लाया जाए। हम्म। शौकत तरीन सही नहीं रहते, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। आई थिंक इमरान खान या तो कोई नया बंदा ढूंढ के लाएं, या एक बहुत ही जेम पाकिस्तान के पास था जो गवर्नर स्टेट बैंक थे, रजा बाकर, हम्म। उनको अगर लाया जाए यहाँ पे और ये पोजीशन, इफ ही इज इंटरेस्टेड, आई रियली होप ही मेक्स अ बेटर टीम दिस टाइम। बट स्टिल खैर फ्यू मंथ्स टू गो, लेट्स सी क्या होता है। बट नहीं, ऑनेस्टली फॉर ओवरसीज स्पीकिंग अभी पाकिस्तानीज रजा बाकिर वाज सेवियर, बिकॉज उन्होंने जो रोशन डिजिटल ओह अकाउंट खोला था, और इसके एब्सोल्युटली अलावा और बहुत सारे उनके इंसेंटिव्स थे, वो बहुत ही जबरदस्त थे। और बाय द वे, या ये स्टॉक मार्केट पे एक और बात मैं बोलूं कि मुझे लगता है कि स्टॉक मार्केट ने सब कुछ, सारी अनसर्टेनिटीज अपनी प्राइस्ड इन कर ली है, क्योंकि अभी हम देखते हैं या टी बिल्स का ऑक्शन होता है, 21% पे जाता है, डॉलर डिवैल्यूएशन कहाँ पहुंच जाती है, और पाकिस्तान के अपने हालात ऐसे हैं, कभी कोई डिसीजन आ रहा है सुप्रीम कोर्ट से, कभी कुछ आ रहा है, लेकिन फिर भी स्टॉक मार्केट सर्टेन थ्रेशोल्ड से नीचे नहीं जा रही है, तो इनको भी पता एंड है कि एंड यार बहुत इट डजंट बहुत मेक सेंस। बहुत वैलिड पॉइंट, बहुत वैलिड पॉइंट है। यानी मैं अभी यही बोलने वाला, जब आप ये बात बोल रहे थे कि जो लोग स्टॉक मार्केट को जैसे मेरी तरह आपकी तरह रेगुलरली फॉलो करते हैं और जिनको ये टर्म्स रेजिस्टेंस और सपोर्ट पता है, आप देख रहे होंगे कि 39,600 39,700 पे मार्केट पे ऐसी सपोर्ट आती है, यानी आपको लगता है कि यार लुट गए, बर्बाद, मार्केट अब 35,000 पे जाकर रुकनी है। अचानक हाँ। मार्केट वहां से 40 पे पहुंच जाती है। बीच में तो हम्म। अभी बड़ा अच्छा जंप मारा था, 42 के करीब कहीं आ गई थी मार्केट। सो कहने का हम्म। मतलब ये है कि मार्केट वाकई, यू आर राइट, आई थिंक फैक्टर इन हो चुके हैं। there are some beautiful shares lying out there at literally throwaway prices। यस। दो यस। तीन साल में लोग रिग्रेट ना करें इन चीजों के बिल्कुल। हवाले से। बट बिल्कुल। ऑनेस्टली यार, मैं क्योंकि शायद वली बाय नेचर मैं एक पॉजिटिव आदमी हूँ, आई लुक एट द पॉजिटिव साइड ऑफ थिंग्स रादर देन नेगेटिव। मुझे ऐसा लगता है कि यार द वर्स्ट इज बिहाइंड अस नाउ। ये साल बहुत मुश्किल था। मैं इस हुकूमत की बरसी कहता हूँ कि जो 10 अप्रैल को बरसी आने वाली है अभी, हम्म। वो आने वाली है बिकॉज गवर्नेंस की मौत हुई थी उस दिन ना, तो उसको एक साल उसकी बरसी आ जाएगी पहली। हम्म। सो हम्म। अभी 10 अप्रैल को वो हो जाएगा, और मुझे ऐसा लगता है कि यार सबको इस बात का अंदाजा हो गया है कि ये सिस्टम नहीं चल सकता। ये जो गवर्नमेंट है, ये जो टीम है, ये नहीं चल सकती। मुझे ऐसा लगता है दैट फॉर मी, इफ यू आस्क मी, यस, वो कहना इट ऑलवेज गेट्स डार्केस्ट बिफोर द डॉन। आई थिंक वी आर एट द लास्ट लेग ऑफ दैट डार्कनेस। थोड़ा अंधेरा अभी रहेगा, लेकिन आगे मुझे थोड़ी लाइट नजर आ रही है इंशाल्लाह। चलो इंशाल्लाह यार, अदील, वेरी नाइस टॉकिंग टू यू, और बहुत ज़्यादा इंसाइटफुल मेरे लिए रही ये पूरी कन्वर्सेशन। एंड आई होप कि हम आपके यूट्यूब चैनल के लिए, मैं शुरू में इंट्रो में भी कहूँगा कि यार पीपल मस्ट सब्सक्राइब, और यू मस्ट पुट द कंटेंट आउट देयर, बिकॉज वो यूट्यूब उसी से चलता है, फिर कंटेंट अगर आप नहीं बनाएंगे, यू विल बी या नॉट गोइंग ओह टू ग्रो यस देयर। यस सो एंड एब्सोल्युटली आई वुड लव टू हियर मोर फ्रॉम यू, और होपफुली हम आगे भी कोलैबोरेट करते रहें। और इंशाल्लाह। लास्ट लास्ट सम लास्ट बिट फ्रॉम योर साइड, एंडिंग नोट पे। थैंक यू सो मच वली, ऑलवेज मुझे इस तरह की
इंटरव्यूज देने में बहुत मजा आता है और हुँ, आई रियली एंजॉय शेयरिंग माय लाइफ जर्नी। एक बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी लाइफ मैंने नहीं गुजारी है, लेकिन थोड़ी बहुत कोशिश की है कि जरा थोड़ी सी आउट ऑफ ऑर्डिनरी चीजें की जाएं। वरना लोग अपनी पूरी जिंदगियां एक मखसूस ऑफिस में एक मखसूस रूटीन के साथ गुजार देते हैं। थोड़ी सी मी, माय वाइफ, माय फैमिली, दे हैव बीन वेरी सपोर्टिव थ्रू आउट ऑल दिस। थोड़ी सी हमने डिफरेंट चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं। बस दुआ यही है कि अल्लाह ताला हमें इस्तिकामत अता फरमाए और अल्लाह इंशाल्लाह। ताला जो है वो आफियत अता फरमाए, आमीन। और पाकिस्तान के लिए आगे चल के अल्लाह ताला हालात बेहतर फरमाए। थैंक यू सो मच वली फॉर हैविंग मी ऑन हियर। थैंक यू वेरी मच अदील, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। फिर बात करते थैंक हैं। यू। अल्लाह